हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हूँ बहुत अच्छा। और हम लोग रिवीजन सीरीज का आज लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं। और प्रोबेबली 2 चैप्टर हम आज कर देंगे, सप्लाई को भी, और थर्ड चैप्टर है चार्जिंग सेक्शन का, उसको भी। आईसीआई के मेटल से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। आप लोग अपने कुछ कलीग्स को भी रिकमेंड कर सकते हो अगर वो आईसीआई के मेटल से रिवीजन करना चाहते हैं तो। मुझे थोड़ी सी सर्दी है बट मैं चैप्टर 2 चैप्टर 3 आज शायद 1 डेढ़ घंटे के अंदर कोशिश करते हैं ख़त्म करने की, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, ये सी ए फाइनल के लिए है। सी इंटर की भी वीडियो आ जाएगी। चलो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 2 सप्लाई की बात करते हैं। 1 हमने कर रखा था। चैप्टर 1 के अंदर बेसिकली आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो प्रोविजन है ना वो रेलिवेंट है, बाकी सब चीज़ें तो पूछते भी नहीं इंस्टीट्यूट। खास करके 279 कैपिटल है जो जीएसटी काउंसिल की बात करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। चैप्टर नंबर 2, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली कम आएंगे आएंगे तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज से आ सकते हैं, और कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इंटर फाइनल दोनों लेवल पे यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अदरवाइज इस चैप्टर से, हाँ, इस चैप्टर का रिलेवेंस पूरे जीएसटी के अंदर है तो आपको तो ये करना ही करना है। हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना समझ में आए तो एक लाइन तो आप नोट्स के अंदर जरूर डाल सकते हो, सप्लाई की डेफिनेशन क्या होती है, कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ जाएगी। उसमें भी 7(1)(a जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। चलो मैं शुरू करता हूँ। सप्लाई रेलिवेंट क्यों है सप्लाई चैप्टर? तो हमारे अंदर पास जो पुराने एक्ट्स हुआ करते थे उसके अंदर बहुत सारे टैक्सेबल इवेंट हुआ करते थे, जिस इवेंट के ऊपर हम टैक्स लगाते हैं जीएसटी में। हमारे अंदर जीएसटी के अंदर वो इवेंट का नाम है सप्लाई। जब सप्लाई होगा तभी हम जीएसटी की चर्चा करेंगे, अदरवाइज जीएसटी की चर्चा नहीं करेंगे। अब सप्लाई कहते किसे हैं, कुछ डेफिनेशन दे रखे हैं वो मैं अभी नहीं करूंगा। डेफिनेशन जो रेलिवेंट होगी वो बीच बीच में करता चला जाऊंगा, जहाँ जहाँ आएगी वहाँ पे। तो सबसे पहले सप्लाई की डेफिनेशन देखते हैं। तो सप्लाई में पहला पार्ट यहाँ आ जाता है। 1A क्या है? तो ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल। 8 चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये किस किन किन इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं? तो गुड्स या सर्विसेज होना चाहिए। इसके अंदर एक कंसिडरेशन का होना बहुत ज़रूरी है, और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना। 3 चीज़ें मैंडेटरी हो जाती है। अब मैं एक एक करके निपटाता चला जाता हूँ। गुड्स और सर्विसेज, सबसे पहले देखते हैं गुड्स का मतलब क्या है और सर्विसेज का मतलब क्या है। तो गुड्स का मतलब हो गया एनी काइंड ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टी बट इंक्लूड्स, एक चीज को एक्सक्लूड करता है और एक चीज को इंक्लूड। एक्सक्लूड किस चीज को करता है? मनी एंड सिक्योरिटी। मनी एंड सिक्योरिटी इज नॉट अ गुड्स। हालांकि जब आप सर्विस की डेफिनेशन देखोगे तो वहाँ पर मनी एंड सिक्योरिटी सर्विस भी नहीं है, गुड्स भी नहीं है। उसके बाद इंक्लूड करता है किन किन चीजों को? तो एक्सटर्नल क्लेम। एक्सटर्नल क्लेम के ऊपर हालांकि जीएसटी नहीं लगता, शेड्यूल 3 बाहर कर देता है एक्सटर्नल क्लेम को, बट 3 तरीके के एक्सटर्नल क्लेम के ऊपर जीएसटी लगता है। कौन कौन से हैं? तो लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग, इसके ऊपर जीएसटी लगता है, इसीलिए इसको एक्सटर्नल क्लेम को हमने बाहर नहीं किया गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से, गुड्स की डेफिनेशन में हमने रखा हुआ। उसके बाद है ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास। ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास है, लेकिन वो अगर अग्रीमेंट इस तरीके का है कि वो उनको हम सेवर करेंगे, मतलब अलग करेंगे, जब बेचने से पहले उससे अलग होना जरूरी है, उस केस में ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रास भी गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगा। सर्विसेज का डेफिनेशन, एनीथिंग विच इज नॉट अ गुड्स इज अ सर्विस। लेकिन मनी और सिक्योरिटीज, अगेन मैंने बोला मनी और सिक्योरिटीज कहीं का भी नहीं है, इसको हर जगह से निकाल दिया गया है। लेकिन इंक्लूड क्या क्या करता है? यूज ऑफ मनी, यानी आप किसी को लोन दे रहे हो उसके बदले अगर आपको कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या वो सप्लाई माना जाएगा? माना जाएगा। एग्जाम्पशन है या नहीं है वो बात की बात है, बट सप्लाई तो माना जाएगा। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, या फिर किसी भी और रूप से अगर कन्वर्ट हो रहा है पैसा तो वहाँ पे उसे कन्वर्जन मान लिया जाएगा, उसे सप्लाई माना जाएगा। जहाँ पे लेकिन सेपरेट कंसिडरेशन का होना जरूरी है। मैंने आपको 2,000 रुपये दिए, 2,000 के बदले आपने 2,000 के छुट्टे मुझे वापस कर दिए, क्या वो कन्वर्जन ऑफ मनी है? कन्वर्जन तो है पर उससे सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर 2,000 के बदले आपने 1,990 मुझे वापस किए, 10 रुपये आपने कंसिडरेशन रख लिया, तो वहाँ पे सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है, उस केस में उसे सप्लाई बोलेंगे, अदरवाइज सप्लाई नहीं बोलेंगे। सिमिलरली और भी चीज़ें हो सकती है, आपने डॉलर के बदले इंडियन करेंसी लिया या कोई और चीज़, इस तरीके की कन्वर्जन भी। सिमिलरली एक और चीज़ आता है सिक्योरिटीज को फैसिलिटेट करना। जो ब्रोकर हाउसेज करते हैं, सिक्योरिटीज में डील करते हैं, आप सिक्योरिटीज खरीदते हैं वो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगे? है। लेकिन शेयर्स खरीदना और बेचना सिक्योरिटी के डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा, वहां पे जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। तो हमने बोला था गुड्स और सर्विस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए और बिजनेस पर्पज के लिए होना चाहिए। चलो अब देखते हैं कंसिडरेशन क्या है। तो कंसिडरेशन मनी के अंदर हो या काइंड में हो, या फिर कुछ सर्विस आप दे रहे हो, या मॉनेटरी वैल्यू फंड एक्ट कोई काम कर रहे हो, या फॉरबियरेंस मतलब आप नहीं काम कर रहे हो, उसको भी कंसिडरेशन माना जाएगा। मनी में हो सकता है और अदरवाइज हो सकता है। कोई कौन पे करेगा? तो रिसिपिएंट पे कर सकता है और एनी अदर पर्सन, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिपॉजिट की बात एक याद रखना, सिक्योरिटी डिपॉजिट, जहाँ पे आप 1 महीने का मान लो आप कहीं रहते हो,
रेंटल आपने 1 महीने का पैसा एडवांस दे रखा, वो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, वो 1 महीने का एडवांस दे रखा और बाकी हर महीने आप रेंट देते जा रहे हो, तो उसको हम जो एक्सेस आपने शुरुआत में जमा करा दिया था, क्या उससे हम बोलेंगे कि वो सप्लाई है? नहीं, क्योंकि वो किसी चीज़ के बदले में हमने नहीं दे रखा, वो हमने दे रखा है, बस वो वापस मिल जाएगा जब मैं रूम छोड़ दूंगा, हो सकता है तो मैं वो पैसा मुझे वापस मिल जाता है, लेकिन वो तब तक सप्लाई नहीं माना जाएगा जब तक वो एक्चुअली किसी चीज़ के अगेंस्ट यूज नहीं हो जाता। तो वो एक्चुअल में अप्लाई नहीं होता है सच डिपॉजिट किसी न किसी सप्लाई के अगेंस्ट, तब तक उसे हम कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे। जैसे आपने लास्ट मंथ का मान लो रेंट आपको देना था, आपने बोला कि मैं लास्ट मंथ का रेंट नहीं दे रहा, शुरुआत के मंथ में जो मैंने आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा था उससे एडजस्ट कर लो, तो जब वो एडजस्ट होगा उस समय सप्लाई बनेगा, शुरुआत में वो जब एक्चुअल में डिपॉजिट किया गया था तब वो सप्लाई नहीं बनेगा। उसके बाद बात करते हैं सब्सिडी की। सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ दो ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सब्सिडी को हम हमेशा माइनस करते हैं। मतलब क्या हो गया, मान लो कि सोलर प्लांट है, सोलर प्लांट 25,000 का बिकती है, गवर्नमेंट ने बोला कि आप 25,000 की मत बेचो, 15,000 की बेचो, 10,000 रुपये गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी सेलर को, दुकान वाले को। तो एक्चुअल में मुझे कितना में मिल रहा है, 10,000 में, तो वो जो दुकान वाला मुझे बेचेगा तो वो सप्लाई की वैल्यू क्या चार्ज करेगा, सप्लाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15,000 रुपये, मैं उसे कितना पे कर रहा हूँ, 15,000, तो कंसिडरेशन 15,000 होगा, 25,000 नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखना, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहे तभी ऐसा करेंगे, अदरवाइज कोई और दे रहा हो तो वहाँ पे पूरा का पूरा 25,000 को कंसिडरेशन माना जाएगा। इसके अंदर कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं। और किसी इंडिविजुअल डोनर ने चैरिटेबल ट्रस्ट को कुछ डोनेट किया तो क्या उसे कंसिडरेशन माना जाएगा, बिल्कुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपकी नेचर क्या होती है, आप गिफ्ट या डोनेशन के फॉर्म में आप दे रहे हो किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को, और आपके अंदर वहाँ पे कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, यानी आपका जो मोटिव है वो फिलांथ्रोपी की नेचर है, तो वहाँ पे आप कुछ प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से नहीं कर रहे हो वो डोनेशन, तो वहाँ पे कंसिडरेशन नहीं ट्रीट किया जाएगा। लेकिन एक केस ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे आपने डोनेट किया कोई भी चीज़, मान लो पॉल्यूशन बहुत है, आपने किसी एनजीओ को चैरिटेबल ट्रस्ट को आपने वो एयर क्लीनिंग मशीन डोनेट करी, और एयर क्लीनिंग मशीन के नीचे आपने अपने कंपनी का नाम एम्बेड करवा लिया, लिखवा लिया उसके ऊपर, और वो डोनेट कर दिया आपने, तो वो क्या माना जाएगा, चैरिटेबल ट्रस्ट को आप बेसिकली एक तरीके से एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज, चैरिटेबल ट्रस्ट आपको एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहा है, और आपने जो सर्विस आपने जो डोनेशन दिया वो डोनेशन नहीं है, इट इज ए कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग सच एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। तो ऐसा माना जाएगा कि वो चैरिटेबल ट्रस्ट आपको और एडवर्टीजमेंट की सर्विस दे रहा है, और आप जो बदले में है आपने जो चीज़ डोनेट किया वो डोनेशन नहीं है, बेसिकली एक कंसिडरेशन है, ऐसा मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आपका फिलोंथ्रोपिक नेचर है, आपने कोई बिजनेस पर्पस या अपने प्रॉफिट गेन के लिए नहीं, आपने बस दे दिया, छोटा सा अपना नाम लिखवा लिया, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कमर्शियल गेन हो रहा है। अगर कमर्शियल गेन होगा तो उसे मानेंगे कि एडवर्टीजमेंट सर्विस आपको मिल रही है, और आप जो डोनेशन दे रहे हो डोनेशन नहीं है, वो एक्चुअली में कंसिडरेशन है। वहाँ पे 3 चीज़ें मैंडेटरी है, गिफ्ट या डोनेशन टू ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, पेमेंट जो है वो गिफ्ट, कैरेक्टर उसका गिफ्ट वाला होना चाहिए, यानी आप वॉलंटरली दे रहे हो, और पर्पस होना चाहिए वो फिलैंथ्रोपिक नॉट कमर्शियल गेन। तो ऐसा है। उसके बाद है आर्ट वर्क, अगर आप किसी गैलरी को भेज रहे हो तो बेसिकली वो ट्रांजेक्शन है ही नहीं, तो वहाँ पे कोई सप्लाई की जिक्र भी नहीं करी जाएगी, क्योंकि वहाँ कोई कंसिडरेशन फ्लो नहीं हो रहा होता है। कंसिडरेशन तो बेसिकली ये है कि आर्ट वर्क आप बेच थोड़े ना रहे हो, गैलरी में भेज रहे हो, वहाँ पे कोई और बंदा आके खरीद के ले जाएगा, वो एक सेपरेट ट्रांजेक्शन बनेगा, वहाँ पे कंसिडरेशन की बात करी जाएगी। पर यहाँ पे जो मैं अभी अभी दे रहा हूँ उसको आर्ट गैलरी में रख रहा हूँ अपना, तो वो मैं सामान बेच नहीं रहा हूँ, वहाँ पे मैं भेज रहा हूँ एग्जीबिशन के पर्पज से, तो वहाँ से मुझे कुछ मिलना भी नहीं है, बल्कि उल्टे आपको रेंट देना पड़ेगा, और वो फिर सप्लाई बनेगी। उसके बाद होता है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था, तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मतलब क्या हो गया, तो जो आप बिजनेस का मतलब समझते हो सारे बिजनेस तो है ही हैं, एंसिलरी और इंसिडेंटल एक्टिविटी जो होंगे वो भी बिजनेस हो जाएंगे। एंसिलरी और इंसिडेंटल क्या हो जाएगा, एंसिलरी हो गया जैसे कि आप स्क्रैप नहीं, या मान लो कि आपके पास पुरानी मशीन है, आप मशीन बेच दे रहे हो, आप नया रिन्यू कर रहे हो, नया मशीन लेके आए, पुरानी बेच रहे हो, तो क्या वो आपका मशीन बेचना एक्टिविटी नहीं है, आप कुछ और बना के बेच रहे होगे, लेकिन मान लो टायर बना के बेच रहे हो, रबर से टायर बनाते हो, तो आप जो मशीन लेके आए थे मशीन आप पुरानी बेच रहे हो, तो वो क्या होगी आपकी एंसिलरी एक्टिविटी, वह आपका मेन काम उसको बेचना नहीं था, आपका काम है टायर बेचना। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप जब रबर से टायर बनाते हो तो उस केस में कुछ ना कुछ स्क्रैप वगैरह भी बिकता है, स्क्रैप जनरेट होता है, स्क्रैप को आप बेचते हैं, तो क्या हो गया, एंसिलरी एक्टिविटी या इंसिडेंटल एक्टिविटी हो गया, तो उनको भी बिजनेस माना जाएगा। उसके बाद है उसकी वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूटी पे हमें कोई सवाल नहीं करना है, कितनी बार बिकता है, साल में एक बार बिकता है, 1,000 बार बिकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका वॉल्यूम क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेगुलरिटी से भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद इन द कनेक्शन और क्लोजर ऑफ बिजनेस के दौरान लेके आते हो तो भी उसे बिजनेस ही माना जाएगा।
प्रोविजन बाय क्लब और एसोसिएशन, यहाँ पे देखना आप एक चीज ध्यान से, एक 7(1) भी है जहाँ सप्लाई बोलते हैं, और यहाँ पे तो बिजनेस की डेफिनेशन हो रही है। बिजनेस की डेफिनेशन वाला है मेंबर्स और क्लब के बीच, या अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और मेंबर्स के बीच, जॉइंट वेंचर और मेंबर्स के बीच अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसको हम सप्लाई मानते हैं। 7(1) नया अमेंडमेंट है, नया अमेंडमेंट नहीं है, पुराना अमेंडमेंट है, इस बुक में नहीं दे रखा है, वो एक्चुअली मैंने लिख रखा था। उन दोनों को माना जाता है, दो सेपरेट पर्सन है और दोनों के बीच जो ट्रांजेक्शन होगा उसे सप्लाई कंसिडर किया जाता है। मान लो कि ज्वाइंट वेंचर हो गया या फिर अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और मेंबर्स जो हो गए, तो ये कुछ भी दे रहा हो या ले रहा हो, दोनों केस में दोनों को माना जाएगा, दोनों अलग अलग पर्सन है। पहले ये इशू आया करता था कि ज्वाइंट वेंचर और मेंबर सेम होते हैं क्या, यानी क्लब और मेंबर्स सेम होते हैं, जॉइंट वेंचर और मेंबर्स के सेम होते हैं, इस तरीके की एम्बिग्यूटी थी। तो वहाँ पे लॉ में साफ साफ उन्होंने लिख दिया कि हम मानते हैं दोनों अलग अलग है, एक दूसरे को कुछ भी अगर दे रहा है ले रहा है तो वहाँ पे दोनों के केस में सप्लाई बन जाएगा। अगर मेंबर कुछ दे रहा है तो मेंबर की तरफ से सप्लाई माना जाएगा, जॉइंट वेंचर कुछ अगर सर्विस या गुड सप्लाई कर रहा है जॉइंट वेंचर मेंबर्स को, तो वहाँ पे जॉइंट वेंचर के हाथ में सप्लाई मान लिया जाएगा। और सिमिलरली उसको बिजनेस भी तो माना ही जाएगा, यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है। कोई एंट्री फी लेकर के आप कहीं पे भी अगर एंट्री दे रहे हो, टिकट वगैरह चार्ज कर रहे हो, तो उसको वो भी आपका बिजनेस माना जाएगा। और अगर आप मान लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीए, तो आप सीए फर्म है आपकी, साथ के साथ आप कहीं पे एक एसोसिएशन के अंदर कोई ना कोई पोजीशन होल्ड कर रहे हो, वहां पे से भी अगर आपको कुछ रेम्युनरेशन आ रही है तो उसको भी आपका बिजनेस एक्टिविटी माना जाएगा। उसके बाद है रेस और क्लब की। देखो लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, वेजरिंग की सारी सर्विसेज यूं तो टैक्सेबल है ही, साथ ही उससे रिलेटेड एंसिलरी यानी बाय वे ऑफ टोटलाइजेटर हो गया या फिर लाइसेंस बुक मेकर की सर्विसेज, यानी रिलेटेड सर्विसेज सबके ऊपर जीएसटी लगेगा, कहीं पे कोई छूट नहीं है और सबको बिजनेस बोला जाएगा। बिजनेस बोला जाएगा तभी तो जीएसटी लगेगा। खैर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई वो लोग भी इन्वॉल्व है, यानी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी वगैरह भी अगर इन्वॉल्व है किसी एक्टिविटी में, तो उनको भी, उनके एक्टिविटी को भी बिजनेस एक्टिविटी माना जाएगा, उनको अलग से कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अब कुछ क्लैरिफिकेशन दे रखे उन्होंने। कॉस्ट पेट्रोलियम की सबसे पहले बात करते हैं। कॉस्ट पेट्रोलियम के ऊपर जीएसटी की चर्चा नहीं की जाएगी। उसका रीजन ये होता है टैक्स यहाँ की बात कर रहा था मैं, कॉस्ट पेट्रोलियम, हाँ, कॉस्ट पेट्रोलियम को कंसिडरेशन नहीं माना जाता है। ऐसा नहीं माना जाएगा कि गवर्नमेंट ने आपको कोई सर्विस दी और कॉस्ट पेट्रोलियम उस सर्विस के बदले में कोई कंसिडरेशन मिल रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कॉस्ट पेट्रोलियम की तो हम जीएसटी में चर्चा ही नहीं करते। कॉस्ट पेट्रोलियम के अंदर खर्चे कौन कौन से आ जाते हैं, तो एक्सप्लोरेशन के खर्चे आ गए, डेवलपमेंट के खर्चे आ गए, प्रोडक्शन और पेमेंट ऑफ रॉयल्टी, जो आप गवर्नमेंट को रॉयल्टी देते हो एक्सट्रैक्शन के बदले में, उसको भी कॉस्ट पेट्रोलियम का पार्ट माना जाता है। लेकिन गवर्नमेंट को हम दो तरीके की चीजें देते हैं। एक तो हम देखो सारे जितना टोटल रेवेन्यू हो गया, टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट पेट्रोलियम, जितना खर्चा हमें आया वो गवर्नमेंट कहती है माइनस कर लो, उसके बाद जो आपका बच गया वो बच गया क्या, प्रॉफिट पेट्रोलियम। प्रॉफिट पेट्रोलियम में हम गवर्नमेंट को शेयर भी देते हैं और गवर्नमेंट को एक रॉयल्टी भी देते हैं। तो यहाँ जो हमने कॉस्ट पेट्रोलियम की डेफिनेशन देखी, इस डेफिनेशन में रॉयल्टी तो इंक्लूडेड था देखो, लेकिन गवर्नमेंट का जो शेयर है वो भी तो मेरा खर्चा है, उसको माइनस नहीं करने दिया उन्होंने, कॉस्ट पेट्रोलियम के अंदर इंक्लूड नहीं करा। तो क्या करते हैं हम, तो रॉयल्टी के ऊपर तो टैक्स लगा देते हैं, जीएसटी की चर्चा करी जाएगी, जो हम गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे कर रहे होते हैं वहां पे जीएसटी लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट का जो शेयर है प्रॉफिट पेट्रोलियम में, उसको स्पेसिफिकली उन्होंने इंक्लूड कर दिया है, एग्जेम्पशन के अंदर डाल रखा है, तो वहां पे जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। गवर्नमेंट का जो शेयर होगा प्रॉफिट पेट्रोलियम की, उसके अंदर जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, देखो यहाँ पे तो सीधी सी बात है, अगर वो गुड्स या मनी और सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस फॉल कर गए तो जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी, अदरवाइज जीएसटी लगेगा। मनी और सिक्योरिटी में कब कब आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन से आप देख सकते हो खुद ही, कमर्शियल पेपर सर्टिफिकेट है। मनी की जब आप डेफिनेशन देखते हो तो मनी की डेफिनेशन में उन्होंने लिख रखा है इंडियन करेंसी, फॉरेन करेंसी, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। उसके अलावा ट्रेवलर्स चेक वगैरह तो है ही। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने कोई पुरानी करेंसी 500,000 के नोट बंद हो गए या उससे पहले की कोई करेंसी, आप न्यूमिस्मेटिक वैल्यू के लिए कुछ करेंसी आप रखते हो पॉकेट में, जस्ट अच्छा लगता है पुराने कॉइन्स और पुराने नोट्स इकट्ठा करना, आपने वो रखा हुआ है न्यूमिस्मेटिक वैल्यू की वजह से, तो उसे हम मनी नहीं बोलेंगे, यानी उसके ट्रांजेक्शन के ऊपर जीएसटी लग सकता है। अदरवाइज मनी के ऊपर तो नहीं लगता, लेकिन ये मनी नहीं माना जाएगा तो इसके ऊपर लग सकता है। तो यहाँ पे कमर्शियल, ये क्या हो गया, कमर्शियल पेपर या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, इसे हम मनी मानते हैं क्योंकि ये प्रोमिसरी नोट का है। और डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो सिक्योरिटी होते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, सिक्योरिटीज होते हैं। सिक्योरिटी की डेफिनेशन में ये सारी चीज़ें आ जाती है, शेयर सिक्योरिटी, शेयर्स वगैरह, शेयर डिबेंचर आप जानते हो, शेयर डिबेंचर बॉन्ड तो वही, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह ये जो हैं डेरिवेटिव के ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो भी सिक्योरिटीज माने जाते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर, देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ है,
हमें देखना है कि सेटलमेंट किस चीज से हो रहा है। सेटलमेंट एक्चुअल गुड्स कमोडिटी या करेंसी का के थ्रू हो रहा है, या फिर सिर्फ और सिर्फ नेट सेटलमेंट हो रहा है। अगर सिर्फ और सिर्फ नेट सेटलमेंट होगा तो उसे हम सिक्योरिटी मानेंगे, उसके ऊपर जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। लेकिन सेटलमेंट टेक्स प्लेस बाय वे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ अंडरलाइंग कमोडिटी या करेंसी, एक्चुअल में कमोडिटी का एक्सचेंज हो रहा है, उसके थ्रू सेटलमेंट हो रहा है, तो फिर वहां पे उसे नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। उसके बाद है सिक्योरिटीज लेंडिंग स्कीम। यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेंडर होते हैं, अप्रूव्ड इंटरमीडिएरी होते हैं और बोरोवर होता है। यहाँ क्या करता है, लेंडर के पास एक्चुअल में शेयर्स हैं और बोरोवर क्या करता है, वो शेयर खरीदना चाहता है। तो शेयर किसके थ्रू खरीदेगा, इंटरमीडिएरी के थ्रू। खरीदता नहीं है, भाड़े पे लेता है और वो फिर आगे जाके किसी को लेंड कर देता है या फिर बेच देता है और बाद में खरीद करके वापस दे देता है लेंडर को। इस तरीके की एक्टिविटी वो करता है। तो यहाँ पे 2 तरीके की चीज आ गई। अप्रूव्ड इंटरमीडिएरी, एक तो कमीशन अपना लेता है इंटरमीडिएरी यानी ब्रोकर हाउसेज जो हो गए, वो तो अपना कमीशन लेंगे, उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। बोरोवर भी यहाँ पे लेंडिंग फी पे करता है, मतलब आपने 2 महीने के लिए आपने मान लो शेयर उधार ले लिया लेंडर से, इसके थ्रू अप्रूव्ड सिक्योरिटी के थ्रू, अप्रूव्ड इंटरमीडिएरी के थ्रू, तो आप 2 महीने के लिए क्या करते हो, उसके भाड़ा देते हो, कुछ ना कुछ तो उसे भी आप दोगे ना। लेंडर आपको क्यों देगा कुछ दिन के लिए किराए पे, वो किराए पे दे रहा होता है, तो वहां पे आपको लैंडिंग फी पे करनी पड़ती है। उस लैंडिंग फी के ऊपर जीएसटी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लेकिन याद रखना एक और चीज, अभी बता दे रहा हूँ, आरसीएम चैप्टर में भी आएगा, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बोरोवर जमा कराएगा जीएसटी। उसके बाद सिक्योर डेट है। सिक्योर डेट का नेचर है जो डेरिवेटिव का होता है, तो वहां पे सिक्योरिटी बन जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। 7(1)(a हो चुका है क्योंकि हमने बिजनेस देख लिया, कंसिडरेशन देख लिया और गुड्स एंड सर्विसेज देख लिया, तो वो खत्म हो गया। 7(1)(a 7(1)(a में जो ट्रांजेक्शन आएगा, तो वहां पे 2 चीजें बड़ी वो थी कि गुड्स और सर्विस तो होना चाहिए, हर हालत में होगा। 2 और चीजें थी, कंसिडरेशन और बिजनेस पर्पस। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इन्होंने बिजनेस कंसिडरेशन को धज्जी उड़ा दी, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। ध्यान रखना क्वेश्चन यहीं से आता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है विथ कंसिडरेशन। यहां पे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, अभी हमने क्या पढ़ा था कि कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज केस में अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है फॉर कंसिडरेशन, ध्यान रखना, ध्यान से, बड़ा दिक्कत है यहाँ पे, दोनों चीजें आ जाती थी। विथ कंसिडरेशन है लेकिन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो उसे सप्लाई माना जाएगा। नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, फिर भी से सप्लाई मान लिया जाएगा। हालांकि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे एक एग्जाम्पशन मिल जाती है, तो आपको जीएसटी पे नहीं करना होता इन एक्चुअल, बट सप्लाई तो मानी जाती है। सप्लाई होना और एग्जाम्प्ट होना में कोई अंतर है बहुत, तो सप्लाई तो मानी जाएगी, बट हालांकि एग्जाम्पशन मिल जाती है। लेकिन इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो आप विदाउट कंसिडरेशन, आपने विदाउट कंसिडरेशन करी, किससे करी, तो किसी रिलेटेड पर्सन से या फिर अपने ही किसी हेड ऑफिस या ब्रांच से, जो डिस्टिंक्ट पर्सन है आपका वहां पे, उससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हो, विदाउट कंसिडरेशन आप इंपोर्ट कर रहे हो सर्विसेज को, लेकिन वो बिजनेस पर्पस के लिए है, तो उसे सप्लाई मान लिया जाएगा, अदरवाइज सप्लाई नहीं माना जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन के केस में देखना है, विदाउट कंसिडरेशन रिलेटेड पर्सन से हो या फिर अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन से हो, हेड ऑफिस ब्रांच हो सकता है, और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। विदाउट कंसिडरेशन में बिजनेस पर्पस मैंडेटरी है, लेकिन अगर विद कंसिडरेशन है तो बिजनेस पर्पस हम नहीं देखते कि बिजनेस पर्पस के लिए ला रहे हो, नॉट बिजनेस पर्पस के लिए हम तो जीएसटी आपको लगा देंगे। हालांकि एग्जाम्पशन मिल जाती है, सप्लाई मान लिया जाएगा ट्रांजेक्शन को, तो ये ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। 7(1)(b हो गया। एक चीज देखो, अब इसके बाद कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो शेड्यूल 1 में आती है। शेड्यूल 1 की एक्टिविटीज को हम मानते हैं ना ही तो सप्लाई ऑफ गुड्स, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या बोल रहा हूं मैं, वो शेड्यूल 3 है। शेड्यूल 1 में जो एक्टिविटीज फॉलो होते हैं उसको हम सप्लाई ऑफ, इवन दो विदाउट कंसिडरेशन है उसे हम सप्लाई मानते हैं, कंसिडरेशन ना भी हो तो उसे हम सप्लाई मानते हैं, शेड्यूल 1। तो एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन, इसको डीम्ड सप्लाई हम मान लिया करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से आ जाते हैं, देखो पहला तो मैंने चौथा नंबर पैरा करा दिया, इसमें 4 ही एंट्री है। चौथा एंट्री था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, विदाउट कंसिडरेशन अगर कर रहे हो तो आपको सप्लाई माना जाएगा, ये हमने कर लिया। डीम्ड सप्लाई यहीं से हमने देखा था ऊपर वाला। अब आ जाते हैं 3 एंट्री बचे, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। मैं चला नीचे ही चला जाता हूँ। तो परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट की बात करते हैं। बिजनेस एसेट का कोई डेफिनेशन नहीं दे रखा हूँ। बिजनेस एसेट का ट्रांसफर हो रहा हो परमानेंटली, आपने किसी को अपना बिजनेस एसेट ट्रांसफर कर दिया, यानी कोई भी एसेट हो सकता है वो,
और उसके ऊपर आपने आईटीसी ले रखी थी, उसके ऊपर आपने आईटीसी ले रखी हो तभी, क्योंकि आपको बिजनेस गवर्नमेंट ने दिया क्या, कोई भी गुड्स या सर्विस आप प्रोक्योर कर रहे हो, मान लो यहाँ पे बिजनेस एसेट की बात कर रहे हो तो मैं गुड्स मान लेता हूँ, या फिर इंटेंजिबल एसेट भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने आपको अलाउ करा आईटीसी, क्यों? ताकि आप आगे बेचोगे, बिजनेस में यूज करोगे या फिर आगे बेचोगे आप। लेकिन आप क्या कर रहे हो, फ्री में किसी को दे रहे हो। तो गवर्नमेंट बोलती है मेरे से क्रेडिट लेकर के तुम खुश हो रहे हो, किसी और को दे रहे हो फ्री में, तो गवर्नमेंट आपको सप्लाई मान लिया जाएगा, उस ट्रांजेक्शन को जीएसटी लगा देगी। इसके बाद आ जाता है रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन कौन कौन हो जाते हैं, तो भैया आपके फैमिली मेंबर रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। कुछ कुछ देख लेना आप ध्यान से यहाँ पे। लीगली रिकॉग्नाइज पर्सन हो, एक तो बड़ा ध्यान से देखना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन माने जाते हैं। उसके बाद है 25% से ज़्यादा, 25% या उससे ज़्यादा का कोई कंट्रोल वगैरह कर रहा हो तो वो भी आपका रिलेटेड पर्सन माना जाएगा। और इंडिविजुअल के केस में फैमिली मेंबर तो माने ही जाएंगे। डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होते हैं, तो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए, डिस्टिंक्ट पर्सन। अब जीएसटी के अंदर क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है पैन वाइज, यानी अगर आपकी लाइबिलिटी 10 लाख 20 लाख या 30 लाख को, 10 लाख 20 लाख या 40 लाख को क्रॉस कर जाती है, आपकी टैक्सेबल सप्लाई जिस जिस स्टेट में, हर उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख 20 लाख या 40 लाख को क्रॉस कर गई, तो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाती है, तो हर स्टेट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जिस स्टेट में से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। ध्यान रखना, जिस स्टेट से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, यानी अगर आप किसी स्टेट में सिर्फ अल्कोहल या लीकर बेच रहे हो तो क्या अल्कोहल और लीकर टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, वो आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी है, तो वहाँ पे क्या उसको टैक्सेबल सप्लाई माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी सभी स्टेट में जैसे जहाँ से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। हर स्टेट की अपनी अपनी जीएसटी नंबर होते हैं, पैन नंबर तो सबका सेम होगा लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग होगा। और हर स्टेट की उस जीएसटी को अलग अलग यूनिट्स को माना जाएगा कि सेपरेट पर्सन है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, और उन दोनों के बीच जो ट्रांजेक्शन होगा उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। यानी कि आपका दिल्ली में भी एक हेड ऑफिस है और ब्रांच है वेस्ट बंगाल के अंदर, तो दोनों के ऊपर जीएसटी, अगर आप फ्री में कुछ भी बेच रहे हो, यानी स्टॉक ट्रांसफर, मान लो स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो आप दिल्ली टू वेस्ट बंगाल, क्या जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगाया जाएगा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएगा। डिस्टिंक्ट पर्सन ये है। इसके अलावा कुछ हो सकते हैं, ये तो बात थी टैक्सेबल पर्सन की, कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं जो नॉट टैक्सेबल पर्सन, तो इसको माना जाता है क्या, जैसे आपने एक स्टेट के अंदर आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, दूसरे स्टेट के अंदर लीकर का, यहाँ पे नॉट ए टैक्सेबल सप्लाई, ये तो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। इन दोनों के बीच जो ट्रांजेक्शन होगी वो भी डिस्टिंक्ट पर्सन होगी, उसको कहते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। एक ही बात है, कोई खास अंतर नहीं है, ट्रीटमेंट सब कुछ सेम होना है, तो इसको बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। इन दोनों के बीच भी जो ट्रांजेक्शन होगी उसके ऊपर भी सप्लाई मान लिया जाएगा, डीम्ड सप्लाई माना जाएगा, शेड्यूल 1 के अंदर कवर हो जाता है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि महाराष्ट्र के अंदर ही दो दो रजिस्ट्रेशन हो, आपने दो अलग अलग प्रेमाइसेस के लिए दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन लिया हो, किसी भी कारण से हो सकता है यहाँ पे नेचर और कैरेक्टर इस बिजनेस का अलग हो, दोनों अलग अलग सेपरेटली डील कर रहे हो, या फिर एक होता होगा जो अलग अलग सप्लाई चेन पे चल रहा हो दो ट्रांजेक्शन्स, तो ऐसे केस में एडमिनिस्ट्रेशन इजी रहे इसलिए हम क्या करते हैं, सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। रिटेल सेगमेंट का हो सकता है अलग ले लें, होलसेल सेगमेंट का अलग ले लें, या फिर दो अलग अलग लाइन ऑफ बिजनेस ही है तो दोनों के लिए हम सेपरेट रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। सेपरेट अगर रजिस्ट्रेशन ले रखा है एक ही स्टेट के अंदर तो दोनों का पैन तो सेम होगा लेकिन दोनों का जीएसटी नंबर अलग अलग होगा, और दोनों के बीच जो ट्रांजेक्शन होंगे उसके ऊपर हम जीएसटी लगा देंगे। इसे बोलते हैं हम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। सिमिलरली आप एसईजेड यूनिट भी हो सकता है जहाँ पे एसईजेड यूनिट का रजिस्ट्रेशन अलग होता है, और आपके और एसईजेड यूनिट के बीच अगर कोई ट्रांजेक्शन होगा वहाँ पे भी दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाते हैं। और तो और वहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई हमेशा माना जाएगा, इवन दो कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही एक एसईजेड का एरिया है, दोनों के बीच जो ट्रांजेक्शन होंगे उसको भी हम इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन मान लेंगे, अगले चैप्टर में देख लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन है, मान लो उत्तर प्रदेश में लखनऊ के फैक्ट्री और कानपुर में शोरूम है और सिंगल रजिस्ट्रेशन है एक ही स्टेट के अंदर, तो यहाँ पे सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर दो अलग अलग स्टेट होते तो सप्लाई मान लिया जाता। और इन दोनों के लिए अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन ना होकर के फैक्ट्री के लिए हमने अलग रजिस्ट्रेशन लिया होता और शोरूम के लिए अगर अलग रजिस्ट्रेशन लिया होता, तो क्या दोनों को बीच जो ट्रांजेक्शन होता है उसको सप्लाई बोलते? बिल्कुल बोलते। तो ये था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। इसके अंदर एक और चीज आती है, अगर 50,000 तक एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को 50,000 तक की परक्विजिट्स देता है, यानी गिफ्ट दे रहा है, सॉरी 50,000 तक के अगर गिफ्ट दे रहा है आउटसाइड द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो दे रहा है वो तो ठीक है, वो तो नॉर्मल है, उसके अंदर कोई सप्लाई की बात नहीं होगी क्योंकि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट है, शेड्यूल 3 से बाहर हो जाएगा। लेकिन उसके बाहर जाकर के अगर कुछ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है तो क्या उसे
उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, लगेगा, लेकिन अप टू 50,000 अगर वैल्यू है तो जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। अगर साल में एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, हर एम्प्लॉय को इंडिविजुअल एक एक एम्प्लॉय को 50,000 तक का गिफ्ट दे सकता है। लेकिन 50,000 के अलावा 50,000 1 रुपये हो गया तो आपको पता है पूरे के पूरे अमाउंट के ऊपर जीएसटी लग जाएगा, ना कि सिर्फ 1 रुपये के ऊपर, ये ध्यान रखना। उसके बाद है ओईएम मैन्युफैक्चरर है, अगर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को कुछ भेज रहा है, यानी रॉ मटेरियल्स भेज रहा है, तो उससे माना नहीं जाएगा कि क्योंकि उससे सप्लाई नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। लेकिन दोनों वो नहीं है ना, वहां पे कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, और दोनों रिलेटेड पर्सन भी नहीं माने जाते या डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं माने जाते। तो उस केस में उन दोनों के बीच जो ट्रांजैक्शन होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसे हम सप्लाई नहीं बोलेंगे। हालांकि वैसे तो सप्लाई बनेगा, कब बनेगा पता है? चल छोड़, वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर देख लेंगे इसको हम, क्योंकि दोनों के बीच जो ट्रांजैक्शन हो रही है, एक होता है ना डिम्ड, कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या है ये देखना जरूरी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा है कि कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर अपना देने वाला था, ये मॉल्ट्स एंड डाइज यूज कौन करता? अगर कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को ही यूज करना था और अब आप कर रहे हो, तब तो फिर गड़बड़ है भैया। लेकिन अब आप ही को करना था, आपने कॉन्ट्रैक्ट ही इस तरीके का था कि मैं मॉल्ट्स एंड डाइज दूंगा, तुम मेरे को कंपोनेंट बना के वापस कर देना, तो उस केस में सप्लाई नहीं माना जाएगा इसको। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ट्रांजेक्शन के बीच क्या आ रहा था? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ट्रांजेक्शन अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉय, ये मैंने डिस्कस तो कर लिया अभी शायद ना, 50,000 तक की वैल्यू जो होगी एम्प्लॉय एम्प्लॉय के बीच के ट्रांजेक्शन शेड्यूल 3 में कवर्ड होते हैं, वहां पर जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाती है। लेकिन गिफ्ट्स बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, 50,000 तक की वैल्यू के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, 50,000 के ऊपर सारे पे लग जाएगा। परक्विजिट्स जो देता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, उसको भी, उसके ऊपर भी जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाती है, क्योंकि परक्विजिट्स जो होता है वो सैलरी का ही तो पार्ट है, सीटीसी का पार्ट है कंपनी के लिए। तो वो जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ही तो वो सारे आप सर्विस दे रहे हैं, एम्प्लॉयर को सर्विस देता है, उसके बदले में वो कुछ ना कुछ बेसिक सैलरी देता है और कई सारे अलग अलग प्रिविलेजेस देते हैं। तो वो सभी चीज़ों के ऊपर जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। ऐसा सर्कुलर भी एक आया है, क्लैरिफिकेशन है, कुछ भी खास नहीं है उसके अंदर। अब है प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन। तो प्रिंसिपल एजेंट, अगर प्रिंसिपल, देखो एजेंट दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो एजेंट ये वाला हो गया जो प्रिंसिपल एजेंट को बेचेगा, एजेंट अपने नाम से फिर आगे बेचता है सामान को, या तो बेचता है या फिर खरीदता भी है, तो वो थर्ड पर्सन से खरीदेगा और फिर अपने नाम से बिलिंग करके प्रिंसिपल को देता है। तो एक तो इस तरीके का, एक इस तरीके का भी एजेंट होता है कि ये प्रिंसिपल रहा, ये एजेंट रहा, और ये रहा थर्ड पर्सन। इन दोनों के बीच ट्रांजेक्शन होगी, ये सिर्फ फैसिलिटेटर का काम करता है, मतलब ये सिर्फ क्या बोलते हैं, बिचौलिया, ये बिचौलिया का काम करता है। तो फिर उस एजेंट की हम बात नहीं कर रहे, हम ऐसे एजेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं जहाँ पे एजेंट अपने नाम से बिलिंग करता है, वो प्रिंसिपल से सामान खरीदता है और एजेंट अपने नाम पे बिलिंग करके सामने वाले को बेचता है। और जब खरीदता भी है तो थर्ड पर्सन से खरीदेगा, थर्ड पर्सन प्रिंसिपल के नाम पे डायरेक्ट बिलिंग नहीं करता, वो इसके नाम पे बिलिंग करेगा और फिर एजेंट जाकर के सामने वाले को बिल करता है। तो उस एजेंट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अगर फ्री ऑफ कॉस्ट एजेंट को कुछ भी बेच रहा है तो मान लिया जाएगा इन दोनों के बीच जो ट्रांजेक्शन हुई है वो सप्लाई है, यानी सप्लाई ऑफ। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे सिर्फ गुड्स की बात करता है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, सर्विस की बात यहाँ नहीं होती है। और विदाउट कंसिडरेशन हो तो प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप के बाद भी इसको हम सप्लाई मान लिया जाएंगे। और कौन से एजेंट की बात करें तो इनवाइस जो फॉर फर्दर सप्लाई टू द कस्टमर इशू करता है और गुड्स प्रोक्योर करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। इसको ये भी कह सकते हैं ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल कर रहा है ये, यानी एजेंट के नाम में बिल होता है और एजेंट अपने नाम से बिल इशू करता है, दोनों केसेज। उसके बाद एक केस आता है स्पेशल डीसीए का। डीसीए कौन है? तो डीसीए वो एजेंट्स होते हैं जो बेसिकली गारंटी लेते हैं कि हम आपको कंसिडरेशन दिलवा दें। प्रिंसिपल को बोलता है कि मैं कंसिडरेशन दिलवा सकता हूँ। अच्छा डीसीए इस एजेंट के डेफिनेशन में आएगा जो हम अभी शेड्यूल 1 में बात कर रहे हैं, उस एजेंट के डेफिनेशन में डीसीए आता है या नहीं आता? तो नेचर वही सेम रह जाएगा कि अगर डीसीए अपने नाम से बिलिंग करता है तो वो एजेंट माना जाएगा, और जब खरीदते वक्त जो सप्लायर होगा उस सप्लायर एजेंट के नाम पे डीसीए के नाम पे बिल करेगा और डीसीए आगे अगर प्रिंसिपल को दे रहा है, अगर ऐसा वाला डीसीए है वो, तो निश्चित तौर पे वो एजेंट की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद अच्छा एक और एक्टिविटी देखो, अब प्रिंसिपल क्या होता है, यहाँ पे ये दूसरा वाला एजेंट है, ये कौन एजेंट है? जो सिर्फ बिचौलिया है। प्रिंसिपल ने गुड्स बेचा बायर को, इसने क्या किया, एजेंट ने गारंटी सिर्फ दिलवाई, इसने क्या कर, इसका काम क्या है एजेंट का, तो प्रिंसिपल और बायर को मिलवाना
और ये गारंटी लेता है कि बायर आपको कंसिडरेशन पे कर देगा, अगर नहीं पे करा तो मैं दे दूंगा। इस तरीके का वो डील क्रेडिट एजेंट का नेचर यही होता है। वो थोड़ा हाई कमीशन लेते हैं पर उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है एकदम कि वो नहीं देगा तो मैं दिलवाऊंगा। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, प्रिंसिपल ने बायर को सामान बेचा, लेकिन बायर के पास पैसा नहीं था प्रिंसिपल को देने के लिए। अब इसने एजेंट जो था, एजेंट ने लोन दे दी यहाँ पे बायर को कि चलो तुम मेरे से लोन ले लो और प्रिंसिपल को जाकर पैसे दे आओ। इस केस में क्या माना जाएगा? अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या ये वाला ट्रांजेक्शन जो है, ये जो इंटरेस्ट जो मिल रहा है, क्या ये इसके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा? नहीं होगा, ये सेपरेट ट्रांजेक्शन है। ये एक सेपरेट ट्रांजेक्शन हो रहा है जहाँ पे एजेंट बायर को लोन की सर्विसेज दे रहा है और उसके बदले इंटरेस्ट ले रहा है, और प्रिंसिपल ने जो बेचा वो एक अलग ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल के वैल्यू में ऐड नहीं होगा, ऐसा ये वाला सर्कुलर है। पॉइंट नंबर 2। तीसरा हो सकता है जैसे प्रिंसिपल एजेंट, अब ये कौन सा एजेंट हो गया? जो बिच वाला नहीं है, वो सिर्फ बिचौलिया का काम नहीं है, वो रियल एजेंट है जो हम शेड्यूल लोन में तब से पढ़ रहे हैं, वो एजेंट है। अब उसने कुछ गुड्स बायर को बेच दी और बायर को इसने एक फैसिलिटी दे दी कि आप 2 महीने बाद पैसे करना, 4 महीने बाद पैसे कर देना, और उसके बदले कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो क्या ये इंटरेस्ट एजेंट की वैल्यू में ऐड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल की वैल्यू में ऐड नहीं होगा। इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये एक सेपरेट ट्रांजेक्शन है। तो एजेंट की वैल्यू में जो सामान का प्राइस है वो तो होगा ही होगा, साथ में साथ आप इंटरेस्ट जो दे रहे हो, इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहे हो, वो भी आपकी वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखा है, द वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट चार्ज फॉर सच क्रेडिट वुड बी रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द डीसीए टू द रिसिपिएंट एज पर सेक्शन 15(2)(d). इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं। फ्री सैंपल्स और गिफ्ट देते हो, क्या फ्री सैंपल्स और गिफ्ट को हम सप्लाई मानेंगे? नहीं मानेंगे, हालांकि वहाँ पे हमें रिवर्सल करना होता है, हम वो जानते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्रेडिट हमें नहीं मिलती है। या तो आप क्रेडिट मतलब या फिर रिवर्स कर लो अगर क्रेडिट ले लिया है तो। बाय 1 गेट 1 ऑफर है तो इसे क्या माना जाएगा? एक शर्ट आप खरीदो, एक शर्ट फ्री है, तो इसे क्या माना जाएगा कि एक शर्ट का 500 रुपये, दूसरा शर्ट फ्री, क्या उसे हम फ्री कंसिडर करके ट्रांजेक्शन को हम अकाउंटिंग करेंगे? तो बोलते हैं ऐसा नहीं करना है आपको। जीएसटी के पर्पज से ये मानना है कि 500 में 2 शर्ट थे, ना कि एक शर्ट 500 का और एक शर्ट फ्री। ऐसा माना जाएगा कि 2 शर्ट की कीमत 500 रुपये। अब कुछ क्लैरिफिकेशंस आ जाते हैं। शेड्यूल 2 क्या है कि एक क्लैरिफिकेटरी एंट्री जाते हैं जहाँ पे वो बताते हैं कुछ ट्रांजेक्शन को हम या तो गुड्स मानेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, तो वो क्लैरिफिकेशन दे रखा है। अब क्लैरिफिकेशन किस तरीके के हैं देखते जाओ। जो भी जहाँ पे भी ट्रांसफर ऑफ टाइटल हो जाता है गुड्स का, तो वहाँ पे आप सीधी सीधी मान लेना कि गुड्स है। जहाँ पे रेंटिंग हो रहा है या फिर परमानेंट नेचर का ट्रांसफर नहीं है, कुछ दिनों के लिए दे रहे हो, तो वहाँ पे सर्विस हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं। ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स है, यानी आप गुड्स बेच रहे हो तो इससे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। राइट्स बेच रहे हो विदाउट ट्रांसफरिंग द टाइटल, तो क्या है, अधिकार ही सिर्फ दे रहे हो, यानी आप यूज करने के लिए दे रहे हो, तो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। उसके बाद है क्या फ्यूचर डेट में उसकी जो टाइटल है वो ट्रांसफर तो होगी लेकिन फ्यूचर डेट के अंदर होगी, यानी प्रॉपर्टी इन द गुड्स या टाइटल इन द गुड्स ट्रांसफर होगी एट फ्यूचर डेट। तो जैसे हायर परचेज का केस हो गया, या फिर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस है, जब अप्रूवल आएगा तब हम एक्चुअली बेचेंगे, तो उसे माना जाएगा कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स ही हो रहा है, भले आज नहीं कल होगा लेकिन है तो सप्लाई ऑफ गुड्स ही। उसके बाद लीज क्या है, नाम से पता चलता है कि ये एक सप्लाई ऑफ सर्विस है। लीज और लेटिंग आउट इमोबल प्रॉपर्टी का हो, किसी भी चीज़ का हो, रेंट का हो, सॉरी इमोबल प्रॉपर्टी का हो चाहे मोबाइल प्रॉपर्टी का हो, अगर लीज पे दे रहे हो तो सबका सब सर्विस माना जाएगा। ट्रीटमेंट और प्रोसेस, जॉब वर्क की सर्विसेज है, दूसरे के गुड्स को अगर आप ट्रीट कर रहे हो या प्रोसेस कर रहे हो तो उससे भी सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। जॉब वर्क हमेशा सर्विस माना जाता है। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस, ऐसे बेच रहे हो कि अब वो आपके बिजनेस का पार्ट नहीं बच गया, यानी परमानेंटली ट्रांसफर करो तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। पुट टू प्राइवेट यूज है, प्राइवेट यूज के लिए आप लेके आए बिजनेस पर्पस के लिए, और अगर आप अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो माना जाएगा उस पोर्शन में आप सर्विस खुद को दे रहे हो, सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। खुद को दे रहे हो या फिर किसी अपने दोस्त को दे दिया, फैमिली मेंबर को दे दिया, तो इस तरीके की उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। लेकिन अब ध्यान देना, बिजनेस क्लोज कर दिया आपने, क्या उसको बिजनेस क्लोज कर दिया तो जितने आपने गुड्स लिए थे, आपने गुड्स खरीद के लाए थे तो आईटीसी क्लेम कर रखा था। अब जब आपकी बिजनेस बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने आपको आईटीसी दिया था कि आप आगे बेचोगे, इसलिए अब अगर आपने बिजनेस बंद कर दिया तो मान लीजिए जाएगा सेल्फ सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आपको जीएसटी लगेगा, सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। लेकिन अगर वो ट्रांसफर है गोइंग कंसर्न बेसिस पे, या आपका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चलाने लग गया, आपने बिजनेस आपने छोड़ दिया, कोई और चला रहा है,
तो आपने गोइंग कंसर्न बेसिस पे या तो बेच दिया है या ट्रांसफर करा है, तो ऐसे केस में सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। लेकिन क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जाम्पशन अगर जीएसटी लगेगा तो कांड हो जाएगा। डिटेल में तो अभी बात हम नहीं कर सकते। सप्लाई ऑफ सर्विस मान के एग्जेम्प्ट कर देंगे अगर गोइंग कंसर्न बेसिस पे बिक रहा है तो। उसके बाद आते हैं रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी। नाम से ही रेंट है तो सर्विस ही होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है और जीएसटी लगेगा। लेकिन ध्यान देना एक चीज, यहीं से एक चीज का और जन्म होता है। कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है कोई, या फिर कंप्लीटेड बिल्डिंग कह सकता हूं मैं इसे, कंप्लीटेड भी कह सकता हूं, इसको नाम ही दे दो कंप्लीटेड। कंप्लीटेड बिल्डिंग की सेल क्या हो जाएगा? क्या गुड्स की डेफिनेशन में आता है? मूवेबल प्रॉपर्टी है कंप्लीटेड बिल्डिंग? बिल्कुल नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी, शेड्यूल 3 से बाहर कर देगा। लैंड और बिल्डिंग जो कंप्लीट हो चुका है, अगर वो आप बेच रहे हो तो वहां पे जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। हालांकि बनने से पहले अगर बिक रहा है, यानी कि देखो दो चीजें आती है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने के बाद सारा का सारा कंसिडरेशन आया, यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया उसके बाद कंसिडरेशन आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो चुका है, यानी कंप्लीटेड बिल्डिंग के डेफिनेशन के अंदर आ गया। अब अगर इससे होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। इससे अगर पहले हो गया तो लग जाएगा। सिमिलरली एक और तरीका हो सकता है कि सीसी इशू नहीं भी हुआ है लेकिन आप रहना शुरू कर चुके हैं, यानी मान लिया जाएगा कि वो कंप्लीट हो चुका बिल्डिंग, तो उसके बाद अगर आप सेल कर रहे हो तो वहां पे जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी, उससे पहले करी जाएगी। तो यानी दो इवेंट्स ऐसे आते हैं, यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद एंटायर कंसिडरेशन जो है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद आया है, या फिर और आफ्टर इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन, जब पहली बार लोग वहां पे रहना शुरू किए उसके बाद आ रहा है, उससे बड़ी जरूरी है, तो वहां पे हम जीएसटी की बात नहीं करेंगे। शेड्यूल 3 कहता है कि बाहर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले की जो भी ट्रांजेक्शन अगर हुई है कुछ भी, तो उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं और वहां जीएसटी लग जाएगा। उसके बाद टेम्परेरी ट्रांसफर, नाम से पता चलता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की टेम्परेरी ट्रांसफर करो तो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। लेकिन परमानेंट ट्रांसफर होगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। ऐसा हमें रिट नोटिफिकेशन देख के पता चलता है। डेवलपमेंट डिजाइन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो आईटी सॉफ्टवेयर दो तरीके से दी जा सकती है। एक तो मैं आपके लिए कुछ कस्टमाइज्ड आईटी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूं तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। वहीं पे अगर प्री पैक्ड या कैंड सॉफ्टवेयर अगर है, इसी को हम एक और शब्द कहते हैं सिंक रैप्ड। सिंक रैप्ड अगर है, यानी टीन में बंद हो या फिर फ्लॉपी के अंदर हो या पेन ड्राइव के अंदर हो, इस तरीके की पहले से पैकेज आपके हिसाब से नहीं बनाया जा रहा, वो सबके लिए नॉर्मल बनाया गया, आप उसे यूज कर सकते हैं, तो वहां पे उसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स बोल सकते हैं क्योंकि वो कैंड फॉर्म में आता है। लेकिन एक और चीज देखना बड़ा जरूरी है कि उसकी जो लाइसेंस फी ली जा रही है, उसके बदले जो आपने फी दिया वो क्या पीरियडिकली आपको लाइसेंस फी पे करनी पड़ रही है, यानी मंथली या फिर एनुअली। अगर ऐसा केस है तो फिर इसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोल दिया जाएगा। लेकिन वन टाइम पेमेंट करके आप हमेशा के लिए आईटी सॉफ्टवेयर खरीद लेते हो तो वहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं। और कस्टमाइज है तो हर केस में सर्विस ही बोलेंगे, यानी आपके हिसाब से बनाया जा रहा है तो वैसे करके। अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन है। देखो इसे बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस, यहाँ पे ऐसा लिख दिया, लेकिन ये है क्या चीजें, इसके रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन है। तो मैं क्लैरिफिकेशन पे ही चला जाता हूँ। सीए फाइनल अमेंडमेंट, हाँ यहाँ पे पहले तो हमें देखना यह है कि सप्लाई इसको बोलेंगे कब, और जब सप्लाई बोलेंगे तब हम सोचेंगे कि सप्लाई गुड्स की है सर्विस की। सप्लाई ऑब्वियसली सर्विस की ही होगी जो उन्होंने दे रखा है, क्योंकि देखो शेड्यूल 2 में जो ट्रांजैक्शन फॉलो कर रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट सप्लाई नहीं होते। वो कहता है कि अगर जो शेड्यूल 1 में दे रखा है अगर वो सप्लाई माना जाता है एज पर सेक्शन 7(1)(a)(b)(c)(d), अगर उधर वो सप्लाई बन जा रहा है तो फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो बोलते हैं अगर वो ये वाली एक्टिविटी है, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू डू एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट, अगर ये वाली सर्विस है तो उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। लेकिन सप्लाई बोलेंगे या नहीं, बात ये है। तो सप्लाई कब बोलते हैं ये देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने दे रखे हैं, जैसे अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, हम कोई काम नहीं करेंगे, यानी नॉन कॉम्पिट। मैं जिस बिजनेस में हूँ मैं चाहता हूँ कोई मेरा प्रतिद्वंदी ना आए तो मैं उसे कुछ पैसे देता हूँ, तो अगर वो मेरे बिजनेस में नहीं आएगा, सेम लाइन ऑफ बिजनेस में नहीं आएगा,
या फिर सेम जोग्राफिकल लोकेशन के अंदर वो बिजनेस नहीं कर सकता, इस तरीके की चीज़ें, तो उसे कहते हैं नॉन कॉम्पिट फी। तो वो एक एग्जाम्पल है रिफ्रेन का। ऑब्लिगेशन को टॉलरेट करने का एक्ट हो सकता है, जैसे मेरा शॉप है, मेरे शॉप के सामने अगर आप ठेला लगाते हो तो मैं आपसे कुछ ना कुछ रेंटल लेता हूँ। वो क्या है कि मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ कि मेरे सामने आप लगा लो, चलो कोई बात नहीं, ठेला लगा लो, लेकिन मेरे को कुछ ना कुछ रेंटल दो। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो टॉलरेशन ऑफ एन एक्ट हो जाएगा। या फिर RWA है, वो क्या करते हैं, स्कूल वाले, स्कूल में प्रेयर वगैरह होती है, माइक पे आवाज़ आती है, चिल्लाते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्कूल वाले कुछ ना कुछ RWA को पैसे देते हैं। तो वो भी एक तरीके से टॉलरेशन ऑफ एन एक्ट हो गया कि आप या आपकी स्कूल से इतनी नॉइज आ रही है, मैं उससे बर्दाश्त कर रहा हूँ, उसके बदले में कुछ कंसिडरेशन दिया जा रहा है। टू डू एन एक्ट क्या हो गया, तो कोई काम आप कर रहे हो, उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं, वो एक बात हो गई। यहाँ पे दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ये वाला आप ना एक बार ध्यान से देख लेना, ये वाला, चलो मैं खुद करा देता हूँ। यहाँ पे दो चीज़ों का होना जरूरी है, तभी हम उसे सप्लाई बोलेंगे। किन किन चीज़ों का, एक तो आपके पास क्लियर कट एग्रीमेंट होना चाहिए उसी चीज़ के लिए। जो 3 एक्टिविटीज़ हैं, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टॉलरेट एन एक्ट और टू डू एन एक्ट, इस 3 चीज़ के लिए आपके पास एक सेपरेट अग्रीमेंट होना चाहिए। सेपरेट नहीं, मतलब एक अग्रीमेंट होना चाहिए और उसके बदले कुछ ना कुछ कंसिडरेशन आपको मिल रहा हो, तो ही हम उसे सप्लाई मानेंगे, अदरवाइज सप्लाई नहीं मानेंगे। और सप्लाई मानेंगे तो किस चीज़ का सप्लाई होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस, जो हम ऑब्वियसली वहां देख के आ चुके हैं शेड्यूल 1 के अंदर। सच ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इमेजिन्ड और प्रिज्यूम टू एग्जिस्ट जस्ट बिकॉज देयर इज ए फ्लो ऑफ मनी। सिर्फ और सिर्फ फ्लो ऑफ मनी है, इसी वजह से हम आप उसको कॉन्ट्रैक्ट या कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे। दो चीजें होना आपके पास जरूरी है, कोई ना कोई एग्रीमेंट हो और वहां पे आपको पैसे भी आ रहे हो। अब एक एक करके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो देखते चले जाते हैं। लिक्विडेटेड डैमेज, लिक्विडेटेड डैमेज किस चीज़ के लिए होता है कि आपने कुछ गलती कर दी, बिल्डर है, घर बनाते वक्त उसने कुछ डिजाइन में गलती कर दी, तो अब क्या करते हैं, आपको कंपनसेट करने के लिए, जस्ट टू कंपनसेट योर लॉस और इंजरी, वो आपको कुछ ना कुछ पैसा देते हैं। क्या वो सप्लाई माना जाएगा, तो वो सप्लाई, देखो नेचर पे अगेन बात करते हैं कि हमारा एग्रीमेंट क्या था कि मैं आपके लिए बिल्डिंग बना के दूंगा। ये तो एग्रीमेंट नहीं था कि मैं आपके लिए नहीं बनाऊंगा और मैं आपको कंपनसेशन पे करूंगा, ऐसा कोई एग्रीमेंट होता है, बिल्कुल नहीं था। हमारा एग्रीमेंट था मैं आपको ये बना के दूंगा, वो देखो कंपनसेट कर रहे हैं लॉस को, पर उसके लिए एग्रीमेंट नहीं होता। हमारा एग्रीमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है कि मैं आपके लिए काम कर दूंगा। तो यहाँ पे यही बातें लिखी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू फॉर एग्जीक्यूशन एंड नॉट फॉर इट्स ब्रीच। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा कुछ करने के लिए किया जाता है, तोड़ने के लिए नहीं किया जाता। तो उसको जो आप कंपनसेशन दे रहे हो वो इंजरी या लॉस डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हो। देयर इज नो अग्रीमेंट और एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बाय अग्रीव्ड पार्टी रिसीविंग द लिक्विडिटी डैमेज टू रिफ्रेन फ्रॉम ऑन टॉलरेटेड एक्ट। ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लो ऑफ मनी है, दिस इज नॉट ए कंसिडरेशन। इस वजह से इसे नहीं माना जाएगा। ये कैसे हो सकते हैं, एग्जांपल्स दे रखा है, एग्जांपल बड़े ध्यान से देखना। डैमेज टू प्रॉपर्टी, नेग्लिजेंस, पायरेसी, अनऑथराइज्ड यूज और ट्रेड नेम और कॉपीराइट, पेनाल्टी फॉर डिलेड कंस्ट्रक्शन, फॉर फीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। The key in such cases is to consider whether the impugned consideration for another important tolerating an act, जो भी है वही बातें लिखी हुई है। अगर उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट है और कंसिडरेशन पे किया जा रहा है तो फिर माना जाएगा कि सप्लाई है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं जहां पे ये सप्लाई एक्चुअली बन जाएगा, जैसे कि a contract may provide that payment by the recipient of goods shall be made before certain date and failure to make payment by due date shall attract late fee या penalty। तो वो क्या है, एक फैसिलिटी आप दे रहे हो कि आप हमें 15 दिन के अंदर, मैं आपको सामने बेच रहा हूँ, 15 दिन के अंदर पैसे देना, नहीं दोगे तो मैं आपको इंटरेस्ट लगाऊंगा, तो उसके ऊपर जीएसटी लगा दिया जाएगा, क्योंकि वो एक फैसिलिटी है जो हम दे ही रहे हैं अपनी तरफ से। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की बात हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने बुक कर लिया, टिकट बाद में आप कैंसिल कर देते हो, तो आपको क्या करते हैं, वो सर्टेन पार्ट ऑफ द मनी फॉरफिट कर लेते हैं। तो वो अग्रीमेंट उनका इसी चीज़ के लिए होता है, अगर आप नहीं भी जाना चाहो तो मत करो, लेकिन आपका हम सर्टेन पार्ट फॉरफिट कर लेंगे। तो आपको बड़ा थिन लाइन डिफरेंस है, आप ध्यान रखना कि कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या होता है, क्या हमें उसे करना ही करने के लिए, एग्रीमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमारा ट्रांजेक्शन था, या फिर एग्रीमेंट था, या फिर उसे ब्रीच हो जाए, मुझे पैसे मिल जाए, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट था। तो ये बड़ा ध्यान देना आपको। अगर मान लो सिक्योरिटी वाला रेलवे पुलिस है, रेलवे पुलिस नहीं ट्रैफिक पुलिस है,
आप हेलमेट पहन के नहीं जाते तो आप ब्रीच ऑफ लॉ तो कर रहे हो, पर ऐसा एग्रीमेंट नहीं ना है कि आप ब्रीच करो और मैं फाइन लगा दूंगा। एग्रीमेंट इस तरीके का नहीं होता। एग्रीमेंट होता है कि आप उसे फॉलो करो। हम टॉलरेट नहीं करना चाहते हैं ऐसी एक्टिविटी को, हम इसलिए आपसे पैसे ले रहे हैं, टॉलरेट नहीं करना चाहते हैं। वी आर नॉट विलिंग टू टॉलरेट दैट एक्ट। जबकि यहाँ पे क्या चीज है कि टॉलरेट करने के लिए अगर पैसा मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का होना चाहिए। टॉलरेट करने के लिए बड़ा थिन लाइन डिफरेंस है, बड़ा ध्यान से देखना आपको। चेक डिजॉनर फी या पेनाल्टी की अगर बात करें तो पेनाल्टी इंपोज क्यों किया जाता है, देखो ध्यान से, नॉट फॉर टॉलरेटिंग द एक्ट, कितनी बड़ी बात है। और हमारा लाइन क्या बोलता है कि टॉलरेशन ऑफ एक्ट के बदले अगर कंसिडरेशन मिल रहा है तो उसे सप्लाई मानेंगे। यहाँ पे चेक डिजॉनर फी के ऊपर आपको पेनाल्टी लगाया जाता है क्योंकि आप उसे टॉलरेट नहीं करना चाहते हो। बड़ा थिन लाइन डिफरेंस है, बहुत ध्यान से बारीकी से पढ़ना। तो यहाँ पे इसको टैक्सेबल सप्लाई नहीं माना जाएगा, नॉट टैक्सेबल। फिर वही वायलेशन ऑफ लॉज वाली मैंने बात कर ही दी। आप एक्सेस माइनिंग कर ले रहे हो, लॉज आर नॉट फ्रेम्ड फॉर टॉलरेटिंग देयर वायलेशन। हम लॉ को इसलिए नहीं बनाते, हमारा जो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए नहीं है कि हम टॉलरेट कर लें। हम चाहते हैं कि आप उसको फॉलो करो। तो हाँ, तो इस बात से इसको भी नॉट लेविएबल टू टैक्स है, जैसे ऊपर वाला था ये भी नॉट लेविएबल टू टैक्स आ जाएगा। और फीचर ऑफ सैलरी वगैरह है, अब देख लेना आपको जो देखना हो थोड़ा बहुत। मैं वापस आ जाता हूँ शेड्यूल 1 के ऊपर। इसके बाद है राइट टू यूज। नाम से ही पता चलता है राइट टू यूज मतलब आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। सप्लाई ऑफ फूड हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। टैक्सेबिलिटी ऑफ टेनेंसी राइट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली टेनेंसी राइट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, इसमें तो कुछ है नहीं। जॉइंट वेंचर वाला जो मैंने आपको बताया, जॉइंट वेंचर और यानी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और मेंबर्स के बीच अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा हो तो शेड्यूल 7(1)AA नया जो है उसके अनुसार टैक्सेबल हो जाएगा, इसकी कोई कीमत नहीं रही। अब शेड्यूल 3 की तरफ हम बढ़ते हैं फटाफट से। शेड्यूल 3 क्या बोलता है, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जिसको माना जाएगा नहीं तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, नहीं सप्लाई ऑफ सर्विस है, यहाँ जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। उसके अंदर आ जाता है पहला सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को हम शेड्यूल 3 से बाहर कर देते हैं, उसके ऊपर जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। और बाकी मैंने बता दिया, देखो आपने वो पढ़ा होगा ना एक्सचेंज, जब मैं कह रहा था सबसे पहले एंट्री पढ़ा रहा था सप्लाई एनी फॉर्म का हो, यानी सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लीज लाइसेंस रेंटल, वहाँ पे ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज आ रहा था। एक्सचेंज में क्या होता है कि दोनों पार्टी के एंड पे मान लिया जाता है कि सप्लाई हो रहा है। आपने लैपटॉप दिया, बदले में मोबाइल ले लिया, तो लैपटॉप वाला लैपटॉप दे रहा है, लैपटॉप के एंड, इसके एंड पे क्या हो जाएगा सप्लाई लैपटॉप, इसके एंड पे ये आपको कंसिडरेशन में मोबाइल दे रहा है तो इसके एंड पे सप्लाई बन जाएगा किस चीज़ का, तो मोबाइल का। लेकिन सिमिलर सोचो आप, एम्प्लॉय सर्विस दे रहा है एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर उसे पैसे दे रहा है लेकिन साथ में साथ कंसिडरेशन भी दे रहा है। तो क्या ऐसा माना जाएगा कि जो देखो मनी वाला पोर्शन जो था वो तो वो मनी था, उसके ऊपर तो वैसे भी जीएसटी नहीं लगे, लेकिन जो बाकी जो परक्विजिट्स अवेलेबल करवाया गया वो परक्विजिट्स एम्प्लॉयर सप्लाई कर रहा है, ऐसा माना जाएगा। यहाँ कहते हैं क्लैरिफिकेशन जो कि कहते हैं नहीं माना जाएगा, ये नहीं माना जाना चाहिए था, पर कुछ कुछ लोग ऐसा हो सकता है अलग अलग केसेज में इसको मान सकते थे। यहाँ पे एक कहाँ गया था कहीं पे यार, पता नहीं किसी और पेज पे होगा, तो कुछ लोग प्रिज्यूम कर लेते थे कि वो, अच्छा मैंने जो पहले करा रखा था वहाँ पे था, जहाँ पे शेड्यूल 1 में मैं रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के एम्प्लॉय वाला ट्रांजेक्शन 50,000 तक का गिफ्ट वहाँ पे वो दे रखा था, कि वहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कुछ लोग कि परक्विजिट जो दी जा रही है वो एक सप्लाई है। अब साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही है वो। लेकिन ध्यान रखना, सर्विसेज प्रोवाइडेड आउटसाइड द एम्बिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे हम सप्लाई मानेंगे। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आ रहा है उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। सप्लाई ऑफ अच्छा, कोर्ट और ट्रिब्यूनल के द्वारा जो सर्विसेज दी जा रही है वो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा, उसे सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस नहीं माना जाएगा। लेकिन ट्रिब्यूनल तो ठीक है, एक और चीज आती है कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इसको भी हम ट्रिब्यूनल की कैटेगरी में मानते हैं। इसके द्वारा भी प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज के ऊपर हम जीएसटी की चर्चा नहीं करेंगे। तीसरा आ जाता है फंक्शंस ऑफ
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई भी हो, म्यूनिसिपैलिटी तक के हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, हु होल्ड्स एनी पोजीशन एनी पोस्ट इन पर्सन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा का स्पीकर हो गया, सीएजी हो गया, सीजेआई हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, इलेक्शन कमिश्नर हो गया, ये सब चीज़ें इनके द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विस के ऊपर भी जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखना यहाँ पे है ड्यूटी परफॉर्म बाय अ चेयरपर्सन और अ मेंबर और अ डायरेक्टर। कहाँ पे? तो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, हु इज नॉट डीम्ड एज एन एम्प्लॉय बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस क्लब, जिसको एम्प्लॉय नहीं माना जाता है। अगर ऐसे लोग, एम्प्लॉय कौन माना जाता है? जो होल टाइम डायरेक्टर है। क्या वो एम्प्लॉय है? बिल्कुल होते हैं। तो होल टाइम डायरेक्टर के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज आपका एंट्री नंबर 1 में चला जाएगा, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का ट्रांजेक्शन बन जाएगा। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर, मान लो ऐसा है, डायरेक्टर के केस देखो, एक तो हो सकते हैं गवर्नमेंट कंपनीज, एक हो सकता है नॉन गवर्नमेंट कंपनी जो अदर हैं, जैसे रिलायंस हो गया या आपका प्राइवेट कंपनी होगा, कोई भी हो गया। ये पार्ट टाइम डायरेक्टर है या होल टाइम डायरेक्टर है, ये देखना जरूरी है। अगर वो पार्ट टाइम डायरेक्टर है, मान लो होल टाइम डायरेक्टर है, तो गवर्नमेंट कंपनी में हो चाहे नॉन गवर्नमेंट कंपनी में हो, कहीं भी हो, उसको एम्प्लॉय माना जाता है। होल टाइम डायरेक्टर पूरे दिन कंपनी के अंदर बैठा रहता है, तो एम्प्लॉय से ज्यादा और कुछ भी नहीं है भैया। डायरेक्टर तो सिर्फ नाम की बात है। यहाँ पे शेड्यूल 3 का एंट्री नंबर 1 आ जाएगा, जो कहता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ट्रांजेक्शन, वहाँ पे जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। लेकिन पार्ट टाइम डायरेक्टर है तो गवर्नमेंट कंपनी का यहाँ पे उन्होंने ले लिया क्या कि माना जाएगा शेड्यूल 3 का एंट्री नंबर 2 इसको बाहर कर देता है। पार्ट टाइम डायरेक्टर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, डायरेक्टरशिप सर्विसेज टू गवर्नमेंट कंपनी, शेड्यूल 3 बाहर, जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। लेकिन जो बच गए, अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर पार्ट टाइम डायरेक्टर सर्विस दे रहा है डायरेक्टरशिप की, तो यहाँ पे आपको जीएसटी लगेगा। और कहाँ लगेगा पता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कंपनी पे करके चलेगी जीएसटी। ये ऐसे ही आ गया तो थोड़ा सा हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद है किसी इंसान के मर जाने के बाद फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रिमेटोरियम, मॉर्चरी की सर्विसेज, सब की सब एग्जाम्पशन होती है। इवन कि डिसीज बॉडी को कैरी कर रहा है अगर, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी एग्जेम्प्ट होती है, एग्जेम्प्ट नहीं होती है सॉरी, मतलब शेड्यूल 3 से बाहर हो जाती है। सिमिलरली हमने आपको सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग की ऑलरेडी बात बता दी। कौन सी बिल्डिंग? जो कि कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B। 5B में क्या था कि कंप्लीशन से पहले वाली बिल्डिंग की बात की जा रही थी, वहाँ पे सप्लाई सर्विस बन रहा था। और अगर बन चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, या फिर एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, तो वहाँ पे सेल ऑफ बिल्डिंग को शेड्यूल 3 से बाहर करके जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। छठा एक्सटर्नल क्लेम हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, लॉटी बेटिंग गैम्बलिंग के ऊपर जीएसटी लगता है, बाकी एक्सटर्नल क्लेम के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। बाकी एक्सटर्नल क्लेम के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि शेड्यूल 3 में कवर्ड है। उसके बाद है आउट एंड आउट ट्रांजेक्शन यानी मर्चेंट ट्रेडिंग। मर्चेंट ट्रेडिंग क्या होता है? आप इंडिया में बैठ करके चाइना से कुछ गुड्स खरीदते हो और इंडिया लेके नहीं आते, आप बाहर से बाहर यूएस में बेच दे रहे हो, तो मर्चेंट ट्रेडिंग है। आउट एंड आउट ट्रांजेक्शन बाहर चला गया, इंडिया में जब तक आएगा नहीं तो हम जीएसटी की चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पे बाहर हो गया। एक और ट्रांजेक्शन हो सकता है यहाँ पे, ये है इंडिया। इंडिया के बाहर से आप सामान ला रहे थे, इसे, और ये रहा वेयर हाउस इंडिया के अंदर, तो इसे आप या तो हो सकता है बीच में जब ये समुद्र के अंदर था तभी आपने इसको सेल कर दिया। सेल कर दिया बाय ट्रांसफरिंग एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, कहते हैं एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट टू टाइटल। तो अगर आपने यहाँ पे बेच दिया तो जब तक वो इंडिया में आया ही नहीं तब तक हम जीएसटी की चर्चा नहीं करेंगे। इंडिया में आ गया लेकिन वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप अगर आपने किसी और को बेच दिया, ए है मान लो पर्सन और बी को इसने बेच दिया, जब वो गुड्स वेयर हाउस के अंदर था उस समय बेच दिया, तो वेयर हाउस से जब छुड़ाया जाएगा तब हम कस्टम ड्यूटी की बात करते हैं, और वहीं पे हम जीएसटी की भी बात करेंगे, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में कस्टम ड्यूटी डिराइव करता है, कस्टम ड्यूटी के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं जीएसटी के लिए भी, तो वहां पे तब जीएसटी की चर्चा करेंगे। और बी जो है ये जीएसटी पे करके चलेगा, ए ने जो बी को सप्लाई किया उसके ऊपर जीएसटी नहीं करा जाएगा, चाहे वो वेयर हाउस में करा हो या फिर इससे पहले कहीं भी इस रास्ते में करा हो। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रांजेक्शन्स आ जाते हैं। तो सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स की बात कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स, यानी ओवरसीज ट्रांजेक्शन कैसे ओशन के अंदर ही आपने सेल कर दिया, उसकी बात करी जा। तो ये चैप्टर खत्म हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ है। अच्छा, कुछ चीजें और हैं जिसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। गवर्नमेंट ने क्या पावर ले रखा था वहां पे
7(2)(b) के अंदर पावर ले रखा था कि कुछ और भी चीज़ें अगर गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफाई कर सकती है। वहाँ पे इन्होंने दो चीज़ें नोटिफाई कर रखी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत से रिलेटेड कोई सर्विसेज दे रहे हैं, यानी स्ट्रीट लाइट लगवाना हो, कोई तालाब वाला बनवाना हो, स्ट्रीट की क्लीनिंग की सर्विसेज हो सकती है, ये सब चीज़ें अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एग्जेम्पशन मतलब जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ये भी आपको उस पावर 7(2)(b) का पावर का यूज करते हुए उन्होंने बोला कि इसको भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। सिमिलरली ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस जो स्टेट गवर्नमेंट बांटती है उसको भी सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर कर दिया, सप्लाई नहीं माना जाएगा। उसके बाद आता है नॉन सप्लाईज, कुछ है इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स। देखो मूवमेंट की बात कर रहा है, सप्लाई नहीं हो रहा है, इंटरस्टेट मूवमेंट। अब आपका ट्रक है, ट्रक का बिजनेस है, ट्रक क्या होता है, सामान लेकर के जाता है किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, घूम के वापस आ जाता है, क्या वो सप्लाई थोड़ा माना जाएगा। तो वहाँ पे जो एक्चुअली में जो उसके अंदर गुड्स हुआ है वो सप्लाई माना जाएगा, वो अलग बात है। बट जो ये गुड्स ट्रक का मूवमेंट था, व्हीकल का मूवमेंट है, उसे नहीं माना जाएगा। कोई भी हो सकता है, ट्रेन, बस, टिकट हो सकता है, एयरक्राफ्ट हो गया, जो भी चीज़ें हैं तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिक्स, टूल्स एंड स्पेयर्स। अगर रिक्स, टूल्स और स्पेयर, आप एक मैकेनिक्स हो, यूपी बॉर्डर पर रहते हो, बिहार के बॉर्डर के पास कुछ प्रॉब्लम आ गई, मान लो किसी गाड़ी खराब हो गई, तो अब आप क्या टूल्स वूल्स लेके जाते हो उस स्टेट के अंदर, ठीक करके आ जाते हो सारे अपने सब चीज़ें लेकर के, और कुछ कुछ चीज़ें उसके अंदर यूज भी हो जाती है, हालांकि कंज्यूम हो जाती है थोड़ी बहुत, तो क्या उससे सप्लाई मान लिया जाएगा? आप तो सारी चीज़ें वापस लेके आ गए ना, आपने क्या किया, सर्विस दी, आपका मेन काम था सप्लाई ऑफ सर्विस का, तो वहां पे सप्लाई नहीं कंसीडर किया जाएगा। जो आप रिक्स टूल्स की बात कर रहे हो उसकी सप्लाई कंसीडर नहीं करी जाएगी। वो तो चल के गया गाड़ी पे और गाड़ी पे ही चल के वापस आ गया। और टैक्सेबल पर्सन के द्वारा, टैक्सेबल पर्सन कौन होता है भैया? टैक्सेबल पर्सन जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, या फिर जिसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था उसने नहीं ले रखा गलती से। तो जिसने ले रखा वो तो है ही, जिसको लेना चाहिए था नहीं ले रखा वो भी टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा। रजिस्टर्ड पर्सन नहीं माना जाएगा पर टैक्सेबल पर्सन तो माना जाएगा। उसके बाद एक कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई देखना, यहाँ जो क्वेश्चन आ जाता है, कंपोजिट सप्लाई टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई, यानी अगर आप शराब बेच रहे हो और मोबाइल बेच रहे हो एक साथ, तो वहाँ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज होने चाहिए, नेचुरली बंडल होने चाहिए, सप्लाइड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ बेचा जाता है, और उसमें से एक है प्रिंसिपल सप्लाई। नेचुरली बंडल का कोई डेफिनेशन नहीं है। नेचुरली बंडल का मतलब क्या हो गया, मोबाइल के साथ बैटरी आती है, चार्जर आती है, तो वो नेचुरली बंडल है। जब आप मोबाइल खरीदने जाओगे तो साथ ही साथ आपको चार्जर मिलेगा ही मिलेगा। इसका कॉम्पोजिट सप्लाई का रिलेवेंस क्या है, जो प्रिंसिपल सप्लाई की जीएसटी का रेट है वही आपके एंसिलरी पे भी लग जाएगा। आप इंडिविजुअली अगर आप चार्जर खरीदने जाते हो सकता है आपको 12% रेट लगे, मोबाइल खरीदने जाते हो 18% रेट लगेगा। लेकिन आप मोबाइल खरीदने जाते हो, मोबाइल के साथ जो चार्जर मिलता है तो दोनों की वैल्यू के ऊपर 18% जीएसटी लगेगा, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई आपका मोबाइल था, आप मोबाइल खरीदने गए थे, साथ में चार्जर आया, एयरबड्स आया, जो भी आया, तो उसके ऊपर सबके ऊपर प्रिंसिपल का भी जीएसटी रेट लग जाएगा। लेकिन नेचुरली बंडल है या नहीं उसके कई एम्बिग्यूटी आ जाते हैं। तो यहाँ पे कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। स्ट्रेट जैकेट का मतलब सीधा सीधा बनाया कोई फॉर्मूला नहीं है। ये सब डिटरमाइन किया जा सकता है बहुत सारी चीज़ों को देख करके कि परसेप्शन क्या है कंज्यूमर को लेकर। जैसे परसेप्शन होता है कि मोबाइल फ़ोन का बैटरी तो साथ में ही आता है या चार्जर साथ में आता है, तो मेजोरिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर किस तरीके से दे रहे हैं। नेचर ऑफ वेरियस सर्विसेज, यानी होटल वगैरह के जाते हो तो आप खाना वहाँ पे साथ में मिलता है, तो उससे भी क्या माना जाएगा, नेचुरली बंडल्ड माना जाएगा। जो प्रिंसिपल सप्लाई क्या हो जाएगी, तो आप होटल में रुकने गए थे, खाने नहीं गए थे, बट आप रुक रहे हो तो खाना भी आपको मिलता है, तो होटल में जो अकोमोडेशन का जीएसटी रेट हो जाएगा वो सारे वैल्यू के ऊपर लग जाएगा। अगर वो चाहे तो अलग अलग भी बिलिंग कर सकते हैं, वो चाहे तो सेपरेट बिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद और भी एक्टिविटीज हो सकते हैं कि कैसे हम पहचानते हैं। तो एडवर्टीजमेंट कैसे किया जाता है, एडवर्टीजमेंट किया ही जाता है। जैसे टूर पैकेज, तो आपको ट्रेवलिंग का भी पैकेज हो गया, टूर के लिए अलग जीएसटी रेट है, ट्रैवलिंग के लिए अलग जीएसटी रेट है। आपके साथ होटल, वहाँ पे रहना, होटल वगैरह की सारी सर्विसेज अगर पैकेज सर्विस दी जा रही है तो अब बेचा ही जाता है उसको पैकेज के रूप में, तो वहाँ पे उसका रेट लग जाएगा, ना कि इंडिविजुअल चीज़ों के अलग अलग रेट्स नहीं लगाए जाएंगे। डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट अवेलेबल सेपरेटली, मिलता ही वो साथ में है, अलग से मिलता ही नहीं है, तो वहाँ पे भी माना जाएगा कि वो नेचुरली बंडल्ड है। देयर इज नो स्टेट जैकेट फॉर्मूला। इस तरीके की बातें हैं, कुछ एग्जांपल से आप चाहो तो देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से आते हैं। और रेलेवेंस है क्या, तो ऑब्वियसली टैक्स लायबिलिटी जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट हम उठा लेते हैं। कुछ चीज़ें एग्जांपल क्लैरिफिकेशन दे रखी है, जैसे प्रिंटेड बुक्स वगैरह। देखो एक बात बताओ, एक कोई ऑथर है, उसने अपनी बुक दी, कंटेंट, वो कंटेंट सप्लाई कर रहा है, बुक के अंदर मटेरियल क्या जाएगा वो दे रहा है पब्लिशर को कि आप मेरे बदले बुक छाप दो। तो वो पब्लिशर क्या कर रहा है, प्रिंटिंग की सर्विस दे रहा है या फिर सप्लाई ऑफ बुक्स कर रहा है?
वो प्रिंटिंग सर्विस दे रहा है। क्योंकि मेन सप्लाई देखो, आपकी बुक्स की कीमत तो कुछ भी नहीं है, वो तो कागज का टुकड़ा है। हमारे जो कंटेंट की वजह से वो किताब बना है, उसकी वैल्यू बढ़ी है। तो मेरा प्रिंसिपल जो एलिमेंट है वो मेरा कंटेंट है, ना कि प्रिंटर का कुछ भी बुक्स। तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बोलेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। लेकिन अब मान लो कुछ और चीज़ें, छुटपुट चीज़ें हैं, जैसे इनवेलप्स हो गया, लेटर कार्ड हो गया, नैपकिन्स हो गया, टिश्यूज हो गया। आप जाते हो डोमिनोज, डोमिनोज की नैपकिन्स पे डोमिनोज का ठप्पा लगा होता है, तो वो क्या हो गया, आपने एट द एंड वो है तो नैपकिन ही, वो और कुछ तो नहीं हो गया डोमिनोज के ठप्पे लग जाने से, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ये न, किसी को अगर मैंने दिया कि भैया मेरे लिए नैपकिन तो आप सप्लाई कर रहे हो, लेकिन उसके ऊपर आप ठप्पा लगा के दे दो, तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स ही रहेगा, नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, ऐसा कहते हैं। उसके बाद है बस बॉडी बिल्डिंग। इसके ऊपर एम्बिग्यूटी है, तो आप भी एम्बिग्यूस रहो, क्योंकि इसके कई सारे एडवांस रूलिंग, कई सारे जजमेंट सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं, कई कोई सप्लाई ऑफ सर्विस बोलता है, इतने सारे चीज़ें हैं। और इसको कंपोजिट और मिक्स बोलने में भी बड़ा दिक्कत है, तो इसको आप भी यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, मे बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। तो अलग अलग केस में अलग अलग बन सकता है, ये सर्कुलर भी क्लैरिफाई नहीं करता है, तो आप भी मत करो। हालांकि जनरली ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो सकता है, बट नहीं दे रखा है ना, ये आपके एग्जाम में ही पूछा जाएगा। जो भी चीज़ें एम्बिगुअस है आपके एग्जाम से बाहर। रिट रीडिंग ऑफ टायर्स। अब पुराने टायर्स, मेरे पास पुरानी गाड़ी है, मतलब मेरे पास गाड़ी है और उसका टायर क्या हो घिस चुका है, तो मैं क्या करता हूँ, रिट्रीट करवाता हूँ, नया टायर उसके ऊपर चढ़वाता हूँ मैं। तो वो जो रिट्रीट करने की सर्विस है उसे क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस, ये बात हो रही है। तो अगर अगर मैं सिर्फ रिट्रीट कराने गया, मेरे पास टायर था खुद का, मैं गाड़ी चला के गया या फिर टायर लेकर के गया, रिट्रीट कर दो, तो रिट्रीटिंग एक सर्विस हो जाती है, आपको रिन्यू कर देता है उसको। लेकिन अगर आपके चक्का ही नहीं, आप उसी का टायर भी मांग रहे हो, भैया मेरे पास एक टायर है, टायर नहीं है, आप टायर दे दो, और वो टायर घिस चुका है ना, उसके ऊपर से वो रिट्रीट करके टायर दे दो मेरे को, तो भैया मटेरियल, बेसिक मटेरियल भी उसी का है और रिट्रीट भी वही कर रहा है, तो सारी चीज़ें उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं, क्योंकि वो बेसिकली आपको एक तरीके से नया टायर ही दे रहा है। लेकिन दूसरे केस में क्या था कि टायर तो मेरा खुद का था, वो घिस चुका था, तो मैं सिर्फ रिट्रीट कराने गया था, वहाँ सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं, प्रीडोमिनेंट एलिमेंट हो जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन जहाँ पे सप्लाई ऑफ रिट्रीटेड टायर्स, वेयर द ओल्ड टायर बिलोंग टू द सप्लायर ऑफ रिट्रीटेड टायर, जो रिट्रीट कर रहा है उसी का ओल्ड टायर भी है, तो वहां पे उसे सप्लाई ऑफ गुड्स मान लिया जाएगा। और मिक्स सप्लाई क्या होता है, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई। देखो वहां पे था टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज की बात कर रहा था, यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाईज की बात करी जा रही है, यानी कि आप एक एक प्राइस पे दो या दो से वो है और सिंगल प्राइस चार्ज किया जा रहा है, और विच इज नॉट ए कंपोजिट सप्लाई। अगर कंपोजिट सप्लाई नहीं है तो ही मिक्स सप्लाई की हम बात करें, यानी नेचुरली बंडल्ड नहीं होना चाहिए, ऐसी बात होगी। अगर आप बिग बाजार से सामान खरीदने जाते हो ना, अब बिग बाजार तो खत्म हो गया, अब रिलायंस रिटेल हो गया हो, तो अलग अलग आप देखते हो, दाल खरीदते हो दाल का रेट लिखा होगा, दाल का प्राइस और रेट लिखा होता है। आप चीनी खरीदते हो चीनी का प्राइस और रेट लिखा होता है। इस तरीके से आप 15 चीज़ें खरीदते हो, 15 चीज़ों का अलग अलग रेट लिखा होता है, उसे क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई। इसे आप कंफ्यूज मत करना, ये इंडिविजुअल सप्लाई है। लेकिन अगर आप जाते हो और एक गिफ्ट हैम्पर खरीदते हो, उस गिफ्ट हैम्पर के अंदर 15 प्रोडक्ट हो सकते हैं अलग अलग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ये बिकता है गिफ्ट हैम्पर के रूप में, एक सप्लाई माना जाएगा, तो ये सप्लाई ऑफ हैम्पर हो जाएगा, ना कि सप्लाई ऑफ अलग अलग गुड्स। सप्लाई ऑफ हैम्पर, और हैम्पर बिकता है मान लो एट द रेट 500 मान लेते हैं, तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ हैम्पर की प्राइस हो जाएगा, और इस इंडिविजुअल प्रोडक्ट के प्राइसेस से हमें कोई मतलब नहीं, हैम्पर के प्राइस के ऊपर हम जीएसटी लगा देंगे। किस रेट से लगाएंगे, तो इनमें से जो हाईएस्ट रेट का गुड्स होगा, इस गुड्स का प्राइस मान लो है 28% रेट, और बाकियों का है 18% 12%, तो हम 28% पूरे 500 पे लगा देंगे, पूरे वैल्यू के ऊपर हाईएस्ट रेट जो होगा उसके ऊपर उसका रेट लगा दिया जाएगा। तो यही चीजें थी, और ये चैप्टर हो गया खत्म। बाय 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 बाय, अरे बाय बाय नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मैं तो दूसरा वाला चैप्टर भी इसी में निपटाने वाला हूँ। चार्ज ऑफ जीएसटी भी खत्म कर देते, हाथ लगे। आप कर लो यार, साथ के साथ कर लो, भागना मत। एक्सटेंट और कमेंसमेंट की बात करी जाए तो पूरे इंडिया में जीएसटी एप्लीकेबल होएगा।
देखो जो बेस लाइन है यानी जिसको आप इंडिया समझते हो जनरली, उसके ऊपर उसके अंदर तो जीएसटी लगेगा ही। जम्मू कश्मीर बाहर नहीं है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी जीएसटी लगता है 8 तारीख से। 8 जुलाई 2017 से आया था उसके अंदर। वैसे तो जीएसटी 1 जुलाई से आ गया था, पर जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई से आया। इसके बाद बात करते हैं टेरिटोरियल वाटर, यानी 12 नॉटिकल माइल तक, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल जमीन आसमान सब है आपका। उसके अंदर कहीं भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसे उसको हम इंडिया बोलते हैं बेसिकली। उसके बाद बात करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी वहां से उस 12 नॉटिकल माइल के अलावा जो 188 नॉटिकल माइल बच गए, यानी कह सकते हो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल, ये वाली दूरी, ये 12 नॉटिकल माइल हो गया। 12 से लेकर के जो 188 बचा, यानी बेस लाइन से देखा जाए तो 200, इसको हम कहते हैं कॉन्टिजियस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और यहाँ पे जो ऑयल रिग्स होते हैं उस पर्पस के लिए इसको इंडिया माना जाता है। यानी जो भी कंपनियां हो गई, चाहे रिलायंस हो जाती है या फिर ओएनजीसी है, वो लोग एक्टिविटी करते हैं जो यहाँ पे, उसको हम इंडिया का ही मानेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए वो इंडिया माना जाता है। स्टेट जीएसटी लॉ क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है, ये सब चीज़ें तो बेकार की। यूनियन टेरिटरी कौन कौन से भैया हमारे पास, तो 5 यूनियन टेरिटरी हैं, लेकिन एक छठा यूनियन टेरिटरी और आ जाता है जो भी अदर टेरिटरी में फॉल कर जाएगा। यानी जैसे मैं अभी बात कर रहा था, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये क्या है भैया, अदर टेरिटरी है ये, तो इसे यूनियन टेरिटरी माना जाएगा और यहाँ पे यूटी जीएसटी एप्लीकेबल होएगा। हमारे पास आते हैं अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर एंड हवेली, अंडमान एंड दीव, लद्दाख और चंडीगढ़, ये तो आते हैं। लेकिन एक और चीज़ याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, इन तीनों को माना जाता है यूटी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली, और यहाँ पे SGST एक्ट अप्लाई होता है, ना कि यूटी जीएसटी एक्ट। चलो थोड़ा तेजी से मैं आगे बढ़ता हूँ। अब सबसे पहले सेक्शन 7 आईजीएसटी एक्ट का इंटर स्टेट की बात करता है। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन क्या होता है भैया, तो 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट के बीच ट्रांजेक्शन हो रहा है, 2 और मोर यूनियन टेरिटरीज हो, या 1 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी हो, तो इसे सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स हम कहते हैं। गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया को भी इंटर स्टेट बोलते हैं। उसके बाद ये वही सारी बातें सर्विसेज के रिगार्डिंग लिख रखा है। और एसईजेड के बीच जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, एसईजेड और डीटीए, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, और फिर जो एसईजेड हैं, इनको अलग अलग ट्रीट किया जाता है। इनके बीच जो ट्रांजैक्शन होगा इंटर स्टेट माना जाएगा, यानी एक ही स्टेट के अंदर भले ही होंगे। जैसे ये एसईजेड एरिया है, मान लो ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले रखा है इन्होंने, ये वाला एसईजेड एरिया है, यहाँ से अगर यहाँ के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इसे इंटर स्टेट माना जाएगा। इंटर स्टेट क्या हो जाएगा, तो भैया जो सेम स्टेट सेम यूनियन टेरिटरी के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सारे ऑब्वियसली इंटर स्टेट माने जाएंगे। लेकिन अगर टूरिस्ट को आप कुछ सामान बेच रहे हो, बाकी एसईजेड और इंपोर्ट वाली तो हमने ऊपर एंट्री देख रखी थी, एक्सक्लूजन में है ये सारी एंट्री, और टूरिस्ट को अगर आप दे रहे हो तो वहाँ पे भी उसको इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। एसईजेड से जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसे एसईजेड यूनिट और एसईजेड डेवलपर के साथ जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसे इंटर स्टेट माना जाएगा। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन है। हम कहते हैं इंटर स्टेट, सुनो मेरे, एक अकोमोडेशन की सर्विस मैं दे रहा हूं अगर एसईजेड यूनिट को, कहाँ पे, मान लो दिल्ली के अंदर, दिल्ली में एसईजेड नहीं है ऐसा मैं मानता हूँ, नॉन एसईजेड एरिया में मैं अकोमोडेशन की सर्विस दे रहा हूँ या फिर मीटिंग वगैरह करना है किसी एसईजेड को, तो क्या हो, उस ट्रांजेक्शन को क्या माना जाएगा। देखो जनरली प्लेस ऑफ सप्लाई हमें क्या बोलता है, इमोवेड पट्टी के अंदर अगर ट्रांजेक्शन की जा रही है तो उसे हम इमोवेड पट्टी का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानते हैं। तो लोकेशन ऑफ सप्लाई दिल्ली का बंदा है, दिल्ली में वो सर्विस दी जा रही है, दिल्ली के होटल के अंदर दी जा रही है, बैंक्वेट हॉल के अंदर दी जा रही है वो सर्विसेज, तो ये तो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन बन जाएगा। लेकिन हमारे पास एक ट्रांजेक्शन ये भी है जो कहता है कि एसईजेड को अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो एसईजेड के साथ, वो इंटर स्टेट माना जाएगा। तो वहां पे क्या होगा कि जनरल प्रोविजन वर्सेज स्पेशल प्रोविजन की लड़ाई हो जाएगी। तो जनरल प्रोविजन ये बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा
यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन बना हुआ है कि एसईजेड के साथ जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे तो वहाँ पे जनरल प्रोविजन नहीं चलेगा, स्पेशल प्रोविजन है। एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट है कि इन केस ऑफ अपरेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू प्रोविजन, दो प्रोविजन के बीच जब लड़ाई हो जाए तो यहाँ पे स्पेशल वाला प्रोविजन जो है वो प्रिवेल करेगा ओवर जनरल प्रोविजन, और इसलिए इसको माना जाएगा, ट्रीटेड एज एन इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा, ना कि इंट्रा स्टेट। ऐसी बातें कर रखी है। उसके बाद है टेरिटोरियल वाटर्स में अगर कोई ट्रांजेक्शन होगा तो क्या माना जाएगा भैया, समुद्र के कोस्टल एरिया में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसको उस स्टेट का ट्रांजेक्शन माना जाएगा जिससे सबसे ज्यादा क्लोज्ड है। तो लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई डीम्ड टू बी द इन द कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोप्रिएट बेसलाइन इज लोकेटेड, तो सबसे ज्यादा नियरेस्ट पॉइंट पे जो होगा उस स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का ट्रांजेक्शन माना जाएगा उसे। उसके बाद अब आता है चार्जिंग सेक्शन। ध्यान से सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके एग्जाम में काम नहीं आएगा, लेकिन एग्जाम में काम आएगा कहाँ पे पता है आपको, कई जगह चार्जिंग सेक्शन लिखने जरूरी पड़ जाते हैं आपको, अगर वैसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कई जगह आ जाता है तो यहाँ पे आप ध्यान देना। तो सीजीएसटी टैक्स लगाया जाएगा किन चीज़ों के ऊपर, हर ट्रांजेक्शन के ऊपर सीजीएसटी और इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे ना 9 और 5 दोनों की बात करिए। 5 किस में है, 5 है सेक्शन 5 आईजीएसटी का चार्जिंग सेक्शन, दोनों का आप एक ही कवर हो, दोनों ऑलरेडी कवर हो जाएंगे उसके अंदर। तो जीएसटी लगाया जाएगा किन चीज़ों के ऊपर, एक्सेप्ट ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ह्यूमन कंजम्पशन का ये जो होता है, और रेट हो सकता है मैक्सिमम 20%, यानी टोटल मिला के अगर कहा जाए तो 40%, 20 सीजीएसटी 20 एसजीएसटी, और वैल्यू क्या हो जाएगा सेक्शन 15 में जो दे रखा है उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल, उसके बाद एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, पेट्रोल, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, अभी नहीं लगाया जाएगा, लगाया जाएगा फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड, आज की डेट पे नहीं लगता। 9(3) और 9(4) रिवर्स चार्ज को डील करते हैं। मैं पहले आ जाता हूँ 9(4) ही कर लेते हैं, चलो 9(4) आ रहा है तो 9(4) खत्म कर देते हैं पहले। 9(4) कहता है स्पेसिफाइड अनरजिस्टर्ड पर्सन से, मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन स्पेसिफाइड कमोडिटीज खरीदते हैं, गुड्स या सर्विसेज लेते हैं, तो वहां पे जीएसटी की चर्चा करी जाएगी अंडर आरसीएम। 9(3) में भी आरसीएम है जिसके अंदर स्पेसिफिक गुड्स या सर्विसेज के ऊपर लगता है। यहाँ 9(4) है अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड में स्पेसिफिक रजिस्टर्ड पर्सन है। स्पेसिफिक कौन है भैया, तो यहाँ पे प्रोमोटर्स या बिल्डर्स हैं जो कि बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं। अनरजिस्टर्ड पर्सन से वो अगर कुछ भी गुड्स या सर्विस खरीदते हैं तो वहां पे आरसीएम के अंदर टैक्स पे करेगा कौन, प्रोमोटर। लेकिन गुड्स अगर कैपिटल गुड्स खरीदता है तो हमेशा हमेशा आरसीएम में टैक्स पे करेगा। सीमेंट पे खरीदता है तो वहां पे हमेशा हमेशा आरसीएम में टैक्स पे किया जाएगा। अदर गुड्स अगर आप खरीदते हो, अदर इनपुट्स इनपुट सर्विस लेते हो, तो आपको 20% तक अगर आप कंज्यूम ले रहे हो, 20% ऑफ द प्रोजेक्ट, तो वहां पे आपको जीएसटी पे करने की जरूरत ही नहीं है, अप टू 20% अगर कर रहे हो तो। लेकिन इन एक्सेस ऑफ 20% कर रहे हो तो वहां पे आपको आरसीएम के अंदर जीएसटी पे करना पड़ेगा। यानी वो बेसिकली प्रोविजन ये बोलता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सामान रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदना है, रजिस्टर्ड पर्सन एटलीस्ट 80% खरीदना है। 80% से अगर आप कम आप रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदते हो, मान लो आप 75% आपने रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा, तो देखो 20% तक तो आप अनरजिस्टर्ड से खरीद सकते थे, आपने खरीद कितना लिया एक्चुअल में 25%, तो 5% जो आपने अनरजिस्टर्ड से खरीदा वहां पे आपको आरसीएम में रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। आप 20% तक चाहो तो खरीद सकते हो अनरजिस्टर्ड पर्सन से। अब 9(3) की हम बात करते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 9(3), इसके अंदर बहुत सारी चीजें नोटिफाइड है। सबसे पहले है जीटीए। जीटीए के केस में यहाँ पे देखो कुछ करेक्शन भी है, यहाँ पे इन्होंने इसको काट दिया है। इस काटने का कोई रेलिवेंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन है। यानी कि अगर जीटीए सर्विस दे रहा है किसको, एक फैक्ट्री को, सोसाइटी को, या फिर किसी पार्टनरशिप फर्म को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, बॉडी कॉर्पोरेट को, पार्टनरशिप फर्म बोल ही दिया मैंने, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, अगर जीटीए सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है, जीटीए की सर्विस दे रहा है। जीटीए का मतलब क्या, सबसे पहले तो हम देखते हैं जीटीए वो पर्सन होता है जो कि एक बिल्टी इशू करता है, उसे हम कंसाइनमेंट नोट भी कहते हैं। मैं आ जाता हूँ नीचे, इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा, वहां से कर लेते हैं इसको। तो उस बंदे को हम कहेंगे जीटीए।
हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के रेट्स आ जाते हैं, कंफ्यूज मत होना, सिंपल सिंपल रखेंगे। जीटीए की सर्विसेज कुछ तो एग्जाम्प्ट होती है। कौन कौन सी सर्विसेज होती है एग्जाम्प्ट? तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर वो जीटीए कैरी कर रहा है, या मिल्क सॉल्ट कर रहा है, न्यूज़पेपर डिफेंस इक्विपमेंट रिलीफ इक्विपमेंट अगर कर रहा है, या मिलिट्री के इक्विपमेंट्स अगर सप्लाई कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पे हमें जीएसटी नहीं लगती। अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड पर्सन को कुछ सप्लाई कर रहा है तो वहाँ पे भी जीएसटी नहीं लगता। अनरजिस्टर्ड पर्सन इंडिविजुअल भी हो सकता है और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी हो सकता है, तो वहाँ पे जीएसटी की चर्चा ही नहीं करी जाएगी। अब देखो, आपके पास दो तरीके के रेट्स आ जाते हैं, 5%, 12%। फर्स्ट प्रेफरेंस तो ये है कि आप 5% आरसीएम के अंदर टैक्स पे करके चलो। पहला प्रेफरेंस आपके पास है आरसीएम में 5%। 5% जब आप रेट लेते हैं तो आपको करेस्पॉन्डिंग आईटीसी अवेलेबल नहीं होती। रिसिपिएंट को तो होगी, जिसको आपने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी है उसको तो आईटीसी मिलेगा ही। और रिसिपिएंट कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, मतलब वो कंसाइनर हो सकता है, कंसाइनी हो सकता है, डिपेंड करता है उनके नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। एनीवेज, तो अब आपके पास है 5% का ऑप्शन है, रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्सेस पे कर दो। दूसरा आपके पास एक और तरीका है कि आप 5% के अंदर चाहो तो फॉरवर्ड चार्ज में भी टैक्स पे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। आपके इनवॉइस के अंदर लिखा होगा कि हमने रजिस्ट्रेशन लिया है और हम टैक्स खुद पे करेंगे फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। तो आप चाहो तो 5% में फॉरवर्ड चार्ज में भी टैक्स पे कर सकते हो। एक दूसरा ऑप्शन हो सकता है, आपको आईटीसी अगर लेनी है तो आप फॉरवर्ड चार्ज में 12% का रेट ऑप्ट कर लो। आप 12% का रेट ऑप्ट करो, आपको करस्पॉन्डिंग आईटीसी मिलेगा और फॉरवर्ड चार्ज में आप खुद टैक्स लगाओगे, अपना इनवॉइस इश्यू करोगे और उसके अंदर खुद जीएसटी चार्ज करोगे। लेकिन 5% जब आप आरसीएम लेते हो तो वो प्रोविजन एक और चीज पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। देखो, अनरजिस्टर्ड पर्सन वगैरह की बात कर लिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट वगैरह है, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, तो वहां पे ये वाला चीज एग्जाम्पशन काम नहीं करेगा, मतलब आरसीएम का प्रोविजन नहीं लगेगा। कौन कौन है भैया? तो एनी डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर यूनियन टेरेटरी है, या फिर कोई लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, तो वहाँ पे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है सिर्फ और सिर्फ टीडीएस के पर्पज से, तो उस केस में जीटीए वाला 5% रिवर्स चार्ज का प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल। अब आ जाते हैं एडवोकेट की सर्विसेज के ऊपर। एडवोकेट की सर्विसेज अगर वो किसी इंडिविजुअल को दे रहा है, एग्जाम्पशन है, बिल्कुल है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूटी, गवर्नमेंटल एजेंसी या गवर्नमेंट एंटिटी को अगर एडवोकेट की सर्विसेज दी जा रही है तो वहाँ पे एग्जाम्पशन आपके लिए मिल जाता है। अगर वो बंदा गवर्नमेंट एजेंसी या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, तो हम देखते हैं क्या वो इंडिविजुअल वगैरह है, तब तो जीएसटी नहीं लगेगा। बिजनेस एंटिटी है तो जीएसटी की चर्चा हो सकती है, लेकिन अगर बिजनेस एंटिटी जिसकी जो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल ही नहीं है, उसको रिवर्स चार्ज में तुम टैक्स पे करवा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ने उनको भी एग्जाम्प्ट करा दिया। जिनकी खुद की रजिस्ट्रेशन लेने की लायबिलिटी नहीं है, यानी 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख से अगर कम है उनकी टर्नओवर, तो उनको रजिस्ट्रेशन तो लेना नहीं है, तो वहाँ पे जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी, एग्जाम्पशन मिल जाएगा। अगर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख से ऊपर है, यानी उससे कम नहीं है ट्रांजेक्शन, तो फिर यहाँ पर टैक्स लगा दिया जाएगा और यहाँ पे आरसीएम के अंदर टैक्स लगेगा। एक और चीज देखना, आप बड़े ध्यान से वहां प्रोविजन आप पढ़ोगे तो जो सीनियर एडवोकेट अगर जूनियर एडवोकेट को सर्विसेज दे रहा है, या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट्स को सर्विसेज दे रहा है, या फिर एक सीनियर एडवोकेट दूसरे सीनियर एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, तो यहाँ पे टैक्स तो लगेगा, लेकिन अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम के अंदर नहीं आएगा। आरसीएम के अंदर तभी आएगा जब वो एक बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, जिस बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख से क्रॉस कर रहा हो। तो तीसरा है सर्विसेज सप्लाइड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सेम प्रोविजन एप्लीकेबल जो लीगल सर्विसेज के लिए था। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, देखो एग्जाम, अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज और बॉडी कॉर्पोरेट को दिया जा रहा है तो वहाँ पे एग्जाम्पशन मिलती है। लेकिन अगर एनी पर्सन प्रोवाइडिंग स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू ए बॉडी कॉर्पोरेट, तो वहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट या फिर जो पार्टनरशिप फर्म वगैरह होगी, तो भैया वो टैक्स रिवर्स चार्ज के अंदर पे करना होगा। अब भैया गवर्नमेंट की बात करते हैं। एक सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरेटरी या लोकल अथॉरिटी हैं, इनके
लगभग सारे सर्विसेज एग्जेम्प्ट ही हैं। यानी कि अगर ये सर्विस दे रहे हैं किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को, ध्यान से सुनना, पहले आरसीएम की हम बात अभी नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहा हूँ एग्जेम्पशन की। नॉन बिजनेस एंटिटी को जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है एग्जेम्प्ट। उसके बाद बिजनेस एंटिटी जो 10 लाख 20 लाख या 40 लाख से कम की टर्नओवर है, उनको जो भी चीजें प्रोवाइड करी जा रही है सर्विसेज एग्जेम्प्ट। इन दोनों एग्जेम्पशन के अंदर, और अच्छा गवर्नमेंट अगर खुद गवर्नमेंट एजेंसीज को ही, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ही अगर सर्विस दे रही है, यानी ये जो लोग हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो भी आ रहे हैं, ये आपस में ही सर्विस दे रहा है, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दे रहा है इस तरीके की, तो वहां पे भी एग्जेम्पशन चल जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जिसकी 10 लाख 20 लाख 40 लाख की टर्नओवर है बिजनेस एंटिटी की, उसके ऊपर तो उसको एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, बाकियों को एग्जेम्पशन मिल जाता है। हर किसी को टैक्स पे करना है, लेकिन जिनको एग्जेम्पशन मिला है उनको भी कुछ चीजों का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। वो क्या क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पहले हुआ करता था, यहाँ पे पोस्ट में कुछ स्पेसिफिक 4 चीजें थी, पर अब हटा दिया गया है, यानी अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कोई भी सर्विसेज है तो वो आ जाएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वेसल और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या फिर गुड्स, दोनों की ही बात करते हैं यहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर अगर दिया जा रहा है तो इन 3 चीजों के ऊपर एग्जेम्पशन नहीं मिलता, यानी पोस्ट की सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज और एयरक्राफ्ट वेसल की सर्विसेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या सर्विसेज, गुड्स या फिर पैसेंजर की सर्विसेज को एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। और जब एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, बिजनेस एंटिटी को अगर सप्लाई किया जा रहा है तो वहां पे रिवर्स चार्ज लगेगा। आप ज्यादा ध्यान से देखना, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, नॉन बिजनेस एंटिटी एग्जेम्प्ट, बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो आरसीएम के अंदर आ जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक प्रोविजन है पोस्ट ऑफिस वेसल एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विसेज है, तो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर यहाँ टैक्स पे होगा। यानी ये देखो यहाँ पे इन्होंने दिया ये वाला चीज, बिजनेस एंटिटी आरसीएम में पे करेगा, लेकिन एक्सक्लूडिंग दिस पर्सन, तो ये पर्सन को फॉरवर्ड चार्ज के अंदर पे करना पड़ेगा टैक्स। यानी पोस्ट ऑफिस वेसल एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाए तो गवर्नमेंट को टैक्स लगेगा फॉरवर्ड चार्ज के अंदर। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक अमेंडमेंट है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में अमेंडमेंट ये है कि अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए किसी को आप दे रहे हो, यानी किसी बिजनेस रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहे हो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पहले पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट हुआ करते थे, अब एग्जाम्पशन के अंदर चेंज ये किया गया है कि अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए दिया जा रहा है, यानी बिजनेस एंटिटी को दिया जा रहा है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको दिया जा रहा है रेसिडेंशियल यूनिट, तो वहाँ पे जीएसटी लगेगा। उसके अलावा होटल इन गेस्ट और वहाँ कैंप साइट वगैरह पर अगर 1000 तक की वैल्यू का सर्विस दिया जा रहा था, रेंटिंग एक दिन का था, तो वहाँ पे भी एग्जाम्पशन मिलता था, उस एग्जाम्पशन को हटा दिया गया। अब यहाँ पे क्या होगा, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप B2C है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी B2C है, तो यहाँ पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि रजिस्टर्ड होगा तो ही लगाया जाएगा। और ये कोई भी दे रही है, अभी तो मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, हालांकि एक नीचे एंट्री आई हुई है, अगर एनी पर्सन प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल सर्विसेज टू एनी पर्सन अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो वहां पे एग्जेम्पशन है। लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन को अगर दोगे तो फिर आरसीएम के अंदर आएगा। तो यहाँ पे तो B2C था, ये रजिस्टर्ड तो है ही नहीं, तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो गया। और B2B है तो आरसीएम। इमोल प्रॉपर्टी अदर नेचर का, अदर का इमोल प्रॉपर्टी हो तो वहां पर भी टैक्स लगाया जाएगा। अगर B2C है तो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर, B2B है तो आरसीएम के अंदर। लेकिन ध्यान देना, अगर वैल्यू 5000 तक हो, जहाँ पे भी टैक्स लग रहा है, और उस टैक्स लगाने की गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज की वैल्यू अगर 5000 तक है, तो वहाँ पे एग्जेम्पशन लग जाएगा, एग्जेम्पशन आएगा, वहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये वाली नई एंट्री आई है, एनी पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग वगैरह की अगर आप सर्विसेज दे रहे हो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो भैया रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी पे करेगा, इवन दो कि रेसिडेंशियल पर्पस के लिए एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। मैंने आपको लैंड दे दी, आपने वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो टीडीआर या एफएसआई की सर्विसेज है, वहाँ पे भी उसको भी सप्लाई माना जाएगा। लेकिन कैसे है, चलो देखते हैं। या लॉन्ग टर्म लीज है, दोनों को एक साथ देखना, 5B 5C, लॉन्ग टर्म लीज या फिर टीडीआर और एफएसआई की सर्विसेज। लॉन्ग टर्म लीज है,
तो वहां पर भी प्रोमोटर जो होगा यानी बिल्डर जो है वो रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करा के चलेगा। लेकिन इसी कुछ चीजें देख, ये किस चीज के लिए दे रहा है, एक एग्जाम्पशन भी है यहाँ पे। देखो मैंने अभी आपको पढ़ाया है रेसिडेंशियल पर्पस कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मैंने शेड्यूल 3 पढ़ाया था। शेड्यूल 3 में बताया कि अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन के बाद अगर बेचा जा रहा है तो वहां पे हम जीएसटी नहीं लगाते। तो अगर यूनिट सोल्ड होना है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट में यूनिट सोल्ड कब होगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद हो, तो फिर तो गवर्नमेंट को जीएसटी का नुकसान है, यहाँ पे तो जीएसटी ले नहीं सकते। तो हमने इसी को पकड़ लिया, ये जो सर्विस है टीडीआर की सर्विस, इसके ऊपर जीएसटी लगा दिया हमने, टैक्सेबल अंडर आरसीएम। अगर वो यूनिट बिकेगा कब, फ्लैट्स कब बिकेंगे कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के, तो पहले ही बिकने वाले हैं यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले, तो उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस मान करके जीएसटी तो लगा देंगे बेचते टाइम। अगर यहाँ पे जब हम गवर्नमेंट को एक जगह रेवेन्यू मिल रहा है तो फिर ये वाला जो सर्विस है डेवलपमेंट राइट का, इसके ऊपर एग्जाम्पशन मिल जाता है। ऐसा एग्जाम्पशन चैप्टर में है, आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं सोचता हूँ। और कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए है तब तो कोई एग्जाम्पशन की बात ही नहीं है, भर भर के जीएसटी लगाओ, लगाते रहो, कोई बात। डायरेक्टर की सर्विसेज जब हमने क्लियर कर लिया वहाँ शेड्यूल 3 पढ़ते वक्त कि गवर्नमेंट कंपनी का डायरेक्टर शेड्यूल 3 से बाहर हो जाता है और एम्प्लॉय की वजह से फुल टाइम डायरेक्टर तो हमेशा बाहर रहता है, पार्ट टाइम डायरेक्टर है तो गवर्नमेंट कंपनी का है तो शेड्यूल 3 उसको बाहर कर देती है, स्पेशल एंट्री है। उसके बाद अदर्स हैं तो आरसीएम है, आपको टैक्स पे करना चला जाएगा। नॉन गवर्नमेंट कंपनी जो भी हो गई, प्राइवेट कंपनी हो गई या फिर पब्लिक कंपनी हो गई तो। उसके बाद इंश्योरेंस एजेंट या रिकवरी एजेंट की सर्विसेज हैं, तो हमेशा बैंक या इंश्योरेंस कंपनी है वो जा करके टैक्स पे करेगी, नॉट दैट इंडिविजुअल पर्सन, इंश्योरेंस एजेंट खुद नहीं करेगा। यहाँ पे देखो बड़े ध्यान से, कला दो तरीके से हो सकती है, या तो आपको लिखने की कला है यानी आपके आप ऑथर हो, या फिर आप डांसर हो, म्यूजिशियन हो, कंपोजर हो, फोटोग्राफ हो, आपका कोई कॉपीराइट है, म्यूजिक का कॉपीराइट हो गया या कंपोजिशन आपने कुछ करा है तो उसका कॉपीराइट अगर आप बेच रहे हो किसी म्यूजिक कंपनी को तो वहाँ पे टैक्स म्यूजिक कंपनी पे करके चलेगी रिवर्स चार्ज के अंदर। एक नया एंट्री आता है, नया नहीं अब पुराना हो चुका है बट बाद में इंसर्ट हुआ, 9A है। अगर ऑथर ने पब्लिशर को कंटेंट दिया, कॉपीराइट अपना बेच दिया, तो वहां पे पब्लिशिंग कंपनी जो है वो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेगी। हालांकि एक ऑप्शन यहाँ पे आ गया कि आप चाहो तो खुद दे दो यार, खुद देना चाहते हो खुद ही दे दो, आप चाहो तो दे सकते हो, खुद ही ऑथर अपना रजिस्ट्रेशन लेगा और अपने इनवॉइस के अंदर, जैसे जीटीए के अंदर भी था कि वहाँ पे दोनों ऑप्शन खुले थे, आप 12% से दे सकते हो या 5% दे सकते हो। यहाँ पे भी आरसीएम और एफसीएम दोनों में पे कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है टू चूज, और आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा इनवॉइस में कि हम खुद अपना पे करके चलेंगे, ऐसी बात करेंगे। अदरवाइज पब्लिशिंग कंपनी को देना पड़ेगा। ओवरसीइंग कमेटी अगर आरबीआई को कोई सर्विस दे रहा है तो आरबीआई खुद अपना टैक्स रिवर्स चार्ज के अंदर पे करेगी। अरे ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है और इंडिविजुअल है, ध्यान देना, सुनो सुनो सुनो। अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म एलएलपी के रूप में रजिस्टर्ड है तो भैया तुम खुद अपना टैक्स दे सकते हो तो दे। लेकिन अगर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल डीसी अगर बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी को अगर सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहा है तो वहां पे आरसीएम लग जाएगा। इंडिविजुअल बड़ा ध्यान देना, इंडिविजुअल डीएसए होना चाहिए। सिमिलरली बिजनेस फैसिलिटेटर है, अगर वो सर्विस दे रहा है किसको, किसी भी बैंकिंग कंपनी को, तो वहां पे आरसीएम लग जाएगा। लेकिन अगर वो रूरल ब्रांच से रिलेटेड सर्विसेज है तो वहां पे एग्जेम्पशन होती है, जीएसटी नहीं लगेगा। बिजनेस फैसिलिटेटर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ए बैंकिंग कंपनी व्हिच इज लोकेटेड, या फिर ब्रांच ऑफ ए बैंक व्हिच इज लोकेटेड इन रूरल एरिया, वहां पे जीएसटी की चर्चा नहीं करी जाएगी। आगे आ जाता है बिजनेस करेस्पॉन्डेंट की सर्विसेज। देखो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट कौन है, यहाँ पे हम तीन लेग ऑफ ट्रांजेक्शन है। पहला एजेंट दे रहा है बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को, नहीं पहला तो ये है, उल्टा बोलते हैं मैंने। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट किसको सर्विस देता है, रूरल बैंक या फिर अर्बन बैंक को। अगर वो अर्बन बैंक को दे रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट अगर अर्बन बैंक को दे रहा है सर्विसेज तो वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा, और वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए उससे पीछे एक एजेंट से सर्विसेज लेनी पड़ रही है, तो वो एजेंट भी तो सर्विस दे रहा है बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को। ये एजेंट जो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को सर्विस दे रहा है यहाँ पे आरसीएम लग जाएगा, क्योंकि एजेंट इंडिविजुअल होता है, कहाँ जाएगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने, तो भैया तुम बिजनेस करेस्पॉन्डेंट आप टैक्स पे कर दो।
उसके बाद एक और ट्रांजेक्शन हो सकता है जहाँ पे बिजनेस करेस्पॉन्डेंट रूरल ब्रांच से रिलेटेड सर्विसेज दे रहा हो, तो वहाँ क्या हो जाता है, जैसे हमने अभी ऊपर देखा था, यहाँ पे भी एग्जाम्पशन मिल जाता है। जो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को था वही चीज़ें जो बिजनेस फैसिलिटेटर के लिए था, यही चीज़ें बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के लिए भी एग्जाम्पशन आ जाती है। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट अगर रूरल ब्रांच से रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है तो एग्जाम्पशन है, लेकिन अगर आपकी फॉरवर्ड आगे वाली सर्विस एग्जाम्प्ट हो गई और पीछे जो आप एजेंट से सर्विस ले रहे हो उसके अंदर आरसीएम पे करना पड़ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। एक तो खुद रजिस्ट्रेशन लेने की जिम्मेवारी नहीं, आपकी सारी सर्विसेज आगे वाली एग्जाम्प्ट है, तो इन्होंने करा क्या, पीछे वाले को भी एग्जाम्प्ट कर दिया। तो आरसीएम कब लगेगा, जब बिजनेस करेस्पॉन्डेंट अर्बन बैंक को, अर्बन ब्रांच को सप्लाई कर रहा है सर्विसेज, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर रहा है, तो यहाँ पर टैक्स तो लगेगा। जब टैक्स लगेगा तो फिर जो आप पीछे सर्विस ले रहे हो एजेंट से, तो उसके ऊपर आपको आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना है बिजनेस करेस्पॉन्डेंट को। चौथा डिपार्टमेंट ऑफ, ये क्या आ गया, सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज ध्यान से देखना है। पहले तो ये कहते क्या है, सप्लायर कौन है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी सर्विसेज का मतलब सिक्योरिटी, मैन पावर सर्विसेज, सिक्योरिटी पर्सनल से रिलेटेड बातें हो रही है। एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, यानी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट अगर सर्विस दे रहा है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, नहीं बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो ही हम जीएसटी की चर्चा करेंगे। नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन को, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, और एक हो सकता है जहां पे ये खुद बॉडी कॉर्पोरेट हो, किसको दे रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को, अनरजिस्टर्ड को। तो यहां पे है, अगर बॉडी कॉर्पोरेट खुद सक्षम है, किसी को भी दो आरसीएम में, सॉरी हर जगह फॉरवर्ड चार्ज में या नॉर्मल चार्ज के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट खुद टैक्स पे करेगा। अगर एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट अनरजिस्टर्ड को दे रहा है तो दोनों असक्षम व्यक्ति हैं। यहाँ पे तो बॉडी कॉर्पोरेट पावरफुल था, सक्षम था, वो हर किसी का पे कर देता टैक्स। यहाँ पे नॉन बॉडी कॉर्पोरेट असक्षम व्यक्ति हम समझते हैं, लेकिन ये हम दे किसी को सप्लाई कर रहा है सर्विसेज, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो भैया वो कहाँ से अनरजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा। तो एक काम करो, यहाँ पे भी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स पे करना है। नॉन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहा है तो ये तो पावरफुल पर्सन हो गया ना, तो रजिस्टर्ड पर्सन भैया तुम खुद जाके जीएसटी जमा करा दो रिवर्स चार्ज के अंदर। सिर्फ और सिर्फ यही वाली कैटेगरी रिवर्स चार्ज के अंदर आएगी, बाकी नहीं आएगी। चलो रहने देता हूँ। अब एक और चीज देखो, सिक्योरिटी सर्विसेज अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे रहे हो तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पशन भी मिलता है, तो यहाँ पे तो एग्जाम्पशन की बात हो जाएगी, तो रिवर्स चार्ज है फॉरवर्ड चार्ज की बात ही नहीं करी जाएगी। अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसी या फिर इन सब को दी जा रही है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एजेंसी को, तो आप गवर्नमेंट से तो आरसीएम में टैक्स ले नहीं सकते, गवर्नमेंट खुद देना नहीं चाहती, या फिर किसी कॉम्पोजिशन डीलर को दे रहे हो तो फिर यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज में आपको टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो वहां पे फॉरवर्ड चार्ज में, लेकिन ये वाला जो कैटेगरी है अदर रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप दे रहे हो तो वहां पे आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। नॉन बॉडी कॉर्पोरेट सप्लाइंग सिक्योरिटी पर्सनल सर्विसेज टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, ऐसे करके वहां पे आरसीएम लग जाएगा। उसके बाद बात करते हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल भी देख लो, किसको दिया जा रहा है, टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट टू अ पर्सन हुई जो बॉडी कॉर्पोरेट। तो यहाँ पे भी हम नीचे जरा सा आ जाते हैं, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। यहाँ पे भी आपके पास दो चीजें आ जाती है। यहाँ देखो, यहाँ 5% 12% आप कोई भी रेट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि नॉन बॉडी कॉर्पोरेट अगर आप 12% का रेट ले रहे हो तब तो आप हमेशा फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करोगे। अगर आप 5% का रेट ऑप्ट करते हो तो यहाँ पे आपको लिमिटेड आईटीसी मिलती है। लिमिटेड आईटीसी का मतलब हो गया सेम लाइन ऑफ बिजनेस, यानी मोटर व्हीकल का सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपने पीछे से भाड़े पे मोटर व्हीकल लिया तो इसका क्रेडिट आप ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन आरसीएम वाले केस में क्या था, सॉरी जीटी वाले केस में आप सर्विसेज का आईटीसी ले ही नहीं सकते, तो यहाँ पे आप लिमिटेड आईटीसी तो ले सकते हो। और सप्लायर है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, यानी नॉन बॉडी कॉर्पोरेट। रिसिपिएंट कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट। नॉन बॉडी कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है तो ही रिवर्स चार्ज की बात करी जाएगी, बाकी सारे केसेस फॉरवर्ड चार्ज में आ जाएंगे। जैसे कि 5% आप कर रहे हो लेकिन सप्लायर खुद बॉडी कॉर्पोरेट है, तो भैया रिवर्स चार्ज में तुम काहे दोगे, तब तो तुम हर हालत में फॉरवर्ड चार्ज में आ जाओ। या फिर
बॉडी कॉर्पोरेट तो है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट अगर एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहा है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट नॉन बॉडी दोनों कमजोर लोग हैं, एक दूसरे को सर्विस दे रहे हो, तो भैया तो हम इससे क्या रिवर्स चार्ज में मांगे, इससे अच्छा है कि तुम फॉरवर्ड चार्ज में खुद ही अपना टैक्स पे कर दो, और 12% है तो फॉरवर्ड चार्ज है ही है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था सप्लाई करते वक्त कि जब बोरोवर होगा वो लेंडिंग फी के ऊपर रिवर्स चार्ज में खुद टैक्स पे करेगा। अब यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ओएडआर की सर्विसेज फॉरवर्ड चार्ज में हमेशा टैक्स पे करना होगा। बेसिकली ओएडआर को इंडिया आके रजिस्ट्रेशन में भैया टैक्स अपना पे करो, और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अदर्स पर्सन के द्वारा होता है तो आरसीएम लगेगा। सिमिलरली ओशन फ्रेट में दो चीज़ें आ जाती है, एक तो आ जाता है एफओबी कॉन्ट्रैक्ट है या फिर सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट है। इस चीज़ को ध्यान देने की बात है। सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट है, अगर सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट में हर चीज़ हमारे पास जो आ रही है मेरे पोर्ट तक पहुंचाने की जिम्मेवारी किसकी थी, एक फॉरेन में बैठा जो सप्लायर है उसने जिम्मेवारी ली कि हम आपको गुड्स आपके घर तक छोड़ के जाएंगे, मतलब आपके पोर्ट तक छोड़ के जाएंगे। तो उसी ने हमारे लिए क्या किया, गुड्स का भी प्राइस ऐड कर लिया, अपने ही वैल्यू के अंदर उसने फ्रेट का भी अमाउंट ऐड करके मेरे तक पहुंचा दिया। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे ज़बरदस्ती आ जाती थी कि हम तो आपसे फ्रेट के ऊपर हम आपसे एक्सेस, हमने बोला भैया हमने तो पूरा का पूरा अमाउंट जो लेके आ रहे हैं उसके अंदर वो फ्रेट तो इंक्लूडेड है ही, मैं जीएसटी तो पूरे के ऊपर पे कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कहते हैं हम नहीं जानते, हम अलग से आपसे ओशन फ्रेट बोलते थे इसे, इसके ऊपर हम अलग से आरसीएम में टैक्स लिया करते थे। बट अब एक मोहित मुनियस का केस है जहां पर अभी आपके आज के डेट पे आपको ओशन फ्रेट के ऊपर अगर सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट है तो टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। नाइन 394 दोनों हो गया। गुड्स वाली जो रेट है बेसिकली आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, गुड्स के लिए आरसीएम को गुड्स याद रखने की जरूरत नहीं है। 95 आ जाती है। अमेंडमेंट जो आया है ना वहां से करते हैं। देखो हमारे पास पहले 3 तरीके की एक्टिविटीज थे जो 95 में आ जाता है। 95 का मतलब सप्लायर, रिसिपिएंट और ई कॉमर्स ऑपरेटर। ट्रांजैक्शन इस तरीके से रूट हो रही है। तो यहाँ पे पहले हमारे पास था क्या ऑलरेडी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज कौन देता है भैया, ओला उबर देते हैं। तो यहाँ पे रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब वगैरह आया करते थे। अब इस एंट्री को अमेंड कर दिया गया है। अब ये ओमनीबस या एनी अदर मोटर व्हीकल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे रहे हो थ्रू ओला उबर यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो वहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल टू पे जीएसटी। हमने ई कॉमर्स को पकड़ लिया कि भैया तुम जीएसटी पे करके चलोगे। दूसरा यहाँ पे है कि आप एकोमोडेशन की सर्विसेज दे रहे हो यानी ओयो वगैरह, तो यहाँ पे हम ओयो को पकड़ लेते हैं कि भैया तुम जीएसटी पे कर देना। लेकिन अगर वो ओयो होटल जो है जहाँ पे हम ओयो सर्विस दे रहा है ई कॉमर्स की, अगर वो होटल खुद सक्षम है जीएसटी पे करने में, अगर वो खुद रजिस्टर्ड पर्सन है, लाइबल टू रजिस्ट्रेशन है, तो भैया वो फिर होटल खुद अपना टैक्स पे करके चलेगा, वहां पे ओयो टैक्स नहीं पे करेगा। सिमिलरली हाउस कीपिंग सर्विस की अगर बात करें, प्लम्बर की सर्विसेज है, कारपेंटर की सर्विसेज है, अगर ये लोग अर्बन क्लैब है वो अगर सप्लाई कर रहा है सर्विस तो टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे वो खुद ही अगर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है तो वहां पे वो लोग खुद ही रजिस्ट्रेशन जीएसटी पे करके चलेंगे। अगर लेकिन इंडिविजुअल वगैरह है जो अर्बन क्लैब के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज तो फिर वो अर्बन क्लैब टैक्स पे करेगा अगर वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं है। तो यहाँ पर एक नई एंट्री आ जाती है, कौन सी, चौथी नंबर एंट्री इसको कह सकते हो आप। स्विगी जोमेटो के थ्रू अगर आप फूड सप्लाई कर रहे हो ऐसे स्पेसिफाइड रेस्टोरेंट्स, यानी कि जो होटल है, मान लेते हैं एक होटल भी एक तो होटल हो सकता है और इसके अंदर एक छोटू सा रेस्टोरेंट होता है, और एक हो सकता है कि स्पेसिफिक सिर्फ रेस्टोरेंट है और ये होटल के अंदर रेस्टोरेंट है।
ये जब प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पे कौन टैक्स पे करेगा? हमेशा स्विगी जोमेटो यानी ई कॉमर्स टैक्स पे करेगा। रेस्टोरेंट के थ्रू अगर सप्लाई किया जा रहा है तो हमेशा स्विगी जोमेटो ही टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर एक ऐसा रेस्टोरेंट जो कि होटल का पार्ट है और इस होटल की टैरिफ एक दिन की 7500 या उससे ज़्यादा है, तो इस केस में होटल खुद अपना जीएसटी पे करेगा। इवन दो कि सप्लाई वो कर रहा है स्विगी जोमेटो के थ्रू, लेकिन खुद अपना जीएसटी पे करके चलेगा। लेकिन अगर उसकी टैरिफ कम है यानी 5000 है, 4000 है, 2000 है पर डे का, अगर वो होटल उसके अंदर कुछ रेस्टोरेंट भी है एक छोटा सा पार्ट, वो रेस्टोरेंट अगर सर्विस सप्लाई कर रहा है ई कॉमर्स के थ्रू, तो यहाँ पे ई कॉमर्स लायबल टू पे जीएसटी ऑन बिहाफ ऑफ द होटल। तो ऐसी बातें कर दी जाती है यहाँ पर। फटाफट से कुछ क्लैरिफिकेशन है, देख लो। अगर यहाँ पे आ गए आप ई कॉमर्स लायबल टू पे जीएसटी, तो फिर टीसीएस की बात नहीं करी जाएगी। ई कॉमर्स नॉट टू कलेक्ट टीसीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज सो नोटिफाइड। उसके बाद है सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है ई कॉमर्स ऑपरेटर को, क्योंकि ई कॉमर्स अपनी जो कमीशन ले रहा है वो भी तो उसकी सर्विस है, उसके लिए वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। यहाँ पे अमेजन वगैरह को देख लो, चाहे स्विगी जोमेटो देख लो, वो खुद रजिस्टर्ड है, कमीशन लेकर के काम करते हैं। तो अलग से इसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस तरीके के कुछ कुछ एग्जाम्पन्स वो दे रखे हैं। ई कॉमर्स हमेशा एक चीज ध्यान रखना, रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, उसके द्वारा सप्लाई करने वाला आपको ई कॉमर्स लायबल टू पे जीएसटी हो जाएगा। अगर मतलब वो रेस्टोरेंट अनरजिस्टर्ड भी हो तो भी चलेगा। एग्रीगेट टर्नओवर किसके एग्रीगेट टर्नओवर में जुड़ेगा, ये ध्यान रखना। एग्रीगेट टर्नओवर स्विगी जोमेटो के में ऐड नहीं होगा। एग्रीगेट टर्नओवर तो उस होटल का होगा, स्विगी जोमेटो के एग्रीगेट टर्नओवर में ये इंक्लूड नहीं होगा जो सप्लाई हो रहा है इसके थ्रू। एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको ना जीएसटी पे करना है सिर्फ और सिर्फ कैश में, आईटीसी का यूज नहीं कर सकते। रेस्टोरेंट ई कॉमर्स सेल बी लायबल टू पे इंटायर जीएसटी लायबिलिटी इन कैश, नो आईटीसी कुड बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरीके की चीजें कुछ कुछ दे रखी हैं। तो एक बार जरा सा देख लेना क्लैरिफिकेशन। ये क्या है? क्लैरिफिकेशन है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वर्सेज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। जो मैं रेंटिंग की आपको प्रोविजन बढ़ाया ना आरसीएम में, वो रेंटिंग किस पर्पज से? आपने जैसे आपके पास बस है, आपने बस किराए पर दे दी किसी को ताकि वो आगे अपना सप्लाई करता रहे, उस चीज़ की बात कर रहे हैं। रेंटिंग का मतलब ये मत समझना कि मैं गया और गाड़ी भाड़े पर करके कहीं ट्रांसपोर्ट करने के लिए गया, वो उसको उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, यही इसके अंदर दे रखा है। तो 9(5) भी हो गया हमारा कवर्ड, हो तो गया। अब क्या बचा? अच्छा 9(5) में एक और चीज़ लिखी हुई है कि आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ लेना है। ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर इंडिया में उसका एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो भैया आपको इंडिया में कोई ना कोई एजेंट होगा, वो लायबल हो जाएगा टैक्स पे करने के लिए। मतलब अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट हैव ए फिजिकल प्रेजेंस, तो जो उसका एजेंट होगा, जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसको, वो लायबल हो जाएगा। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव में नहीं है तो आपको रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा होगा डज नॉट हैव अ रिप्रेजेंटेटिव इन द सेल अपॉइंट अ पर्सन, यानी किसी न किसी को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा जीएसटी पे करने के लिए। 9(4) हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 9(5) कर लिया हमने। आज की क्लास को हम समाप्त कर देते हैं। इसके अंदर ना एक और चीज़ आ जाएगा जो मैं सीए इंटर और सीए फाइनल के लिए कॉमन रिकॉर्ड कर दूंगा, वो आ जाएगा क्या? कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी दोनों में है, कॉमन लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा। अभी का लेक्चर मैं इससे ज़्यादा लंबा नहीं रख रहा। हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर के दौरान, तब तक बाय बाय। हम मिलते रहेंगे आपसे एग्जाम तक।